इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि हम इस चैप्टर के बेसिक्स को एक बार रिवाइज करें, थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जब हम क्लास 11th का चैप्टर करें तो आपको कोई भी गैप फील ना हो। पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो कुछ साइंस फिक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, जैसे एंटमैन अगर आपने देखी है या इंटरस्टेलर यू हैव सीन, स्पाइडरमैन 2 देखा है, तो काफी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर में। तो मास देखो 1/1840। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना बेटा, वो 1/1840 टाइम है प्रोटॉन के मास के। सोचो प्रोटॉन से कितना हल्का है इलेक्ट्रॉन, 1/1840, मतलब एक प्रोटॉन के मास का 1840वां हिस्सा अगर कर दे हम, वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। इसीलिए मैंने कहा नेग्लिजिबल है, तो विल इग्नोर दैट, ठीक है। A very few alpha particles were rebound, मतलब मैम ये क्या चीज है, मतलब बेटा 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अगर यहाँ गया सामने से, वो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया। एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, यानी डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से। बहुत खतरनाक ये बात है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा हैवी है। तो अगर इस अल्फा पार्टिकल को किसी ने बाउंस बैक करा दिया, मतलब पूरा ही 180 डिग्री से भेज दिया, तो सोचो ये पॉजिटिव पार्टिकल कितना हैवी होगा भाई, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, दिमाग की बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बोर्ड ने बोला, अब याद करो रदरफोर्ड का जो मेन लिमिटेशन था, जो प्लैंक्स ने आगे क्वेश्चन, नॉट प्लैंक्स, मैक्सवेल ने आगे जो सवाल उठाया कि भैया जो मैं समझ नहीं पा रहा, इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है बिना न्यूक्लियस में कूदे गिरे। Oh hey guys, hi, a very warm welcome to Vedantu. My name is Shilpi Kaushik and I'm your chemistry master teacher। और आज का सेशन बहुत ही ज्यादा important and interesting होगा for those students who have just moved to class 11th। जो बच्चे 10th से just अभी आए हैं और 11th में they have taken sciences, स्पेशली तैयारी करेंगे जेईई एग्जाम के लिए। तो ये सेशन है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर का ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स में क्या है, क्या चीजें डिफरेंट होंगी, तो आप अगर क्लास 11th की एनसीईआरटी किताब उठाएंगे तो आपको ये चैप्टर मिल जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो वो चैप्टर से हर साल जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है, कम से कम ये मान के चलो, ठीक है। दूसरी चीज, ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करता है एंटायर केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि हम इस चैप्टर के बेसिक्स को एक बार रिवाइज करें। कुछ बेसिक्स आपने क्लास 9th में पढ़े होते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के अंदर, है ना। तो कुछ टर्म्स आपको, कुछ मॉडल्स ऑलरेडी आपको पता होते हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोर मॉडल भी आधा अधूरा आपको 9th में पढ़ाती है, राइट। तो वो चीजों को एक बार रिवाइज करेंगे, थोड़ी सी हाई लेवल की चीजें इंट्रोड्यूस करेंगे ताकि जब हम क्लास 11th का चैप्टर करें तो आपको कोई भी गैप फील ना हो, आपको ये ना फील हो कि मैम क्या ही चल रहा है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो वरना ऐसे होता है, अगर आप सीधा चैप्टर स्टार्ट करोगे, बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, तो फिर आपको अपनी स्ट्रीम चेंज करनी पड़ जाती है ना। आपका एक्सपीरियंस इतना खराब होता है, तो वो नौबत ही ना आए हमारी कि भाई हमें स्ट्रीम बदलनी पड़े। क्यों करें हम ऐसा? तो हम अपने बेसिक्स को शुरू से क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये ब्रिज कोर्स जरूर अटेंड करना क्लास 11th का ये चैप्टर करने से पहले, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पूरा सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा, स्पेशली अगर तुम ऐसे स्टूडेंट हो जो कुछ साइंस फिक्शन में ज्यादा इंटरेस्टेड होता है, तो ये चैप्टर आपको और अच्छा लगेगा। जैसे एंटमैन अगर आपने देखी है या इंटरस्टेलर यू हैव सीन, स्पाइडरमैन 2 देखा है, तो काफी चीजें आप रिलेट कर पाएंगे इस चैप्टर में, ठीक है। यू बी एबल टू थिंक राइट द टॉपिक्स और थोड़ा इंटेंसली, और अपने आसपास और इसके एप्लीकेशंस रिलेट करोगे। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो जस्ट लेटिंग यू नो अगेन, इंपॉर्टेंस है कक्षा 10 से 11 में हम ऐसे लुढ़क के ना जाएं, हम सीधा स्मूथ ट्रांजिशन करें, उसके लिए बेटा ब्रिज कोर्स जरूरी है, ठीक है। इस ब्रिज कोर्स के अंदर मैंने कुल 4 सेशंस केमिस्ट्री के लिए हैं, जिसमें मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, ठीक है। मैंने आपको जीओसी पढ़ाया, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया, और आज का सेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर है। ये चारों आप मेरे सेशंस लगा लो, उसके बाद ही आप क्लास 11 का कोई चैप्टर करना, तो यू वुड बी हाईली कॉन्फिडेंट। ये पूरा हमारा जो है प्लेलिस्ट है जो बन चुका है ब्रिज कोर्स का ऑन द चैनल, तो जाके इसको आप एक बार वॉच आउट करना, ठीक है। इस सेशन का जो भी नोट्स होगा वो आपको टेलीग्राम में भी मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो यू गाइस कैन बी कनेक्टेड विद अस ऑन टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल, व्हाटएवर यू लाइक। सो आज का जो कंटेंट रहेगा, जो सारी चीजें आज मैं आपको डिस्कस कराऊंगी, वो यहाँ पे है। इंट्रोडक्शन देखेंगे, कुछ
थोड़ी बहुत टर्म्स, आइसोटॉप्स, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, वो सब क्या होते हैं, है ना, स्पेशल टर्म्स। फिर हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनकी डिस्कवरीज की थोड़ी थोड़ी बातें करेंगे, राइट। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैथोड रेज, एनोड रेज, उन पे चर्चाएं करेंगे। उसके बाद एक एटम का जो स्ट्रक्चर प्रपोज हुआ था, जिसमें हम थॉमसन्स, रदरफोर्ड और बोर्स मॉडल, है ना, ये तीनों मॉडल्स करेंगे। बीच में एक दो एक्स्ट्रा टॉपिक्स आएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, जो केमिस्ट्री में आपको काफी नया लगेगा, है ना। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दैट। तो ये सेशन लगा लो, पूरा सेशन आपको लगाना है, खुद से वादा करो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब 11th में जाओगे ना तो इस दिन को याद करोगे और मुझे शुक्रिया करोगे कि थैंक यू मैम, आपने इतना बेसिक पढ़ाया, ये चीजें जो कहीं नहीं मिलती हैं। एवरीवेयर यू वुड बी टॉट। चैप्टर 1 सीधा एनसीईआरटी का स्टार्ट करते हैं, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं, कोई बेसिक नहीं बताता। We will do that here, क्योंकि फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है। तो ध्यान रखो, बिल्कुल बचपन से रिलेट करेंगे कि एटम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही कैसे हुआ था। तो पहले क्या था ना, बहुत पहले अगर आप जाओगे तो कुछ 400 बीसी के आसपास, तो फिलोसफर्स होते थे उस टाइम में, जैसे इंडियन फिलोसफर्स, ग्रीक फिलोसफर्स। तो उन सबका ये कॉमन आइडिया ये था कि भाई मैटर को जब आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, है ना, मैटर को इफ यू कीप ऑन डिवाइडिंग फर्दर, तो आपको इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। इवन हमारे एक बहुत फेमस इंडियन फिलोसोफर जी, इन्होंने बताया था कि ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, इनको परमाणु बुलाते हैं हम, है ना, उससे छोटा आप कुछ नहीं बना सकते हैं, राइट। ऐसे ही कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे जिन्होंने एटम्स नाम दिया। फिर उसके बाद 1808 में ऑफिशियली एक थ्योरी प्रपोज की थी डाल्टन ने, और सर डाल्टन ने कहा कि भाई यस, ऐसा है कि जो मैटर है, कोई भी मैटर आपके आसपास, उसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो द स्मॉलेस्ट थिंग यू गेट आउट ऑफ इट इज एन एटम। तो डाल्टन ने भी क्या करा, कहा, उन्होंने बोला मैटर कंसिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल्स। अरे गड़बड़ कर दी है, इतनी मेहनत करी बट ये बात गलत हो गई, क्योंकि डाल्टन ने सीधा बोला कि भाई देखो, मैटर का सबसे छोटा यूनिट एटम है, एटम से छोटा कुछ भी नहीं है। अब तुम्हें पता है साइंटिस्ट में तो ईगो गेम चलता है भाई, है ना, सब में, कि भाई इसने कह कैसे दिया कि सबसे छोटी चीज एटम है, मैं प्रूव करूंगा रॉन्ग, आई विल प्रूव हिम रॉन्ग। सो एक्चुअली हुआ क्या, उसके बाद 19th सेंचुरी में हमें आगे की चीजें पता चली, जब लाइक जे थॉमसन जो थे, है ना, उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि नहीं भाई, एटम के अंदर भी चार्ज पार्टिकल्स हैं, एंड ही डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन्स हैं जो एटम के अंदर है। सो एटम इनडिविजिबल नहीं था, है ना, डिविजिबल था। तो कहानी सारी यहां से शुरू होती है कि नहीं भाई, एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, राइट। तो हम कुछ टर्म्स पढ़ते हैं छोटे छोटे, जो चैप्टर में अपने काम आती है। एटॉमिक नंबर, देखो जो एटॉमिक नंबर है बेटा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं, कैपिटल Z से जनरली हम इसको लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है किसी न्यूट्रल एटम में, ठीक है। एटॉमिक नंबर की जो हम बात करते हैं वो ये बताता है किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, ठीक है। ये बात तुम जानते हो, ये एटम है, जो हम पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अभी, है ना, ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होता है। जितने प्रोटॉन्स हैं, अगर एटम न्यूट्रल है, अगर मान लो आप न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं, मतलब इट इज नॉट एन आयन, उस पर चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल एटम के लिए जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं बेटा, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। ये बात क्लियर है, यस, ठीक है। फिर एक टर्म होता है मास नंबर, ये एटॉमिक नंबर है, ये मास नंबर है। कक्षा 9 में आपने पढ़ा होता है, कैपिटल A से हम जनरली इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो किसके बराबर है, एक मास, मतलब एटम के मास के। अब आप सोचो एटम का मास कहाँ लोकेटेड है, उसके अंदर, है ना। अब अंदर एटम के कौन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो तीनों का मास जोड़ दो, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स को जोड़ दो, मास आ जाएगा, है ना। लेकिन जब भी मास नंबर निकालते हैं तो हम सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लेते हैं प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं लिए मैम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेटा इतने हल्के हैं, जैसे है ना, ये बहुत स्टैंडर्ड सिंपल एग्जांपल है। अब मेरे सिर पे जो भी बाल है, अगर मान लो मैं x kgs की हूँ, ठीक है, और अगर मान लो मैं सारे बाल मुंडवा दूं, है ना, तो उसके बाद भी मेरा जो वेट है वो x kg ही रहेगा, क्योंकि ये जो बाल है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन मेरे बॉडी के वेट पे है ही नहीं, इजंट इट। तो
इट इज लाइक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इतना हल्का है कि पूरे एटम के मास में उसका कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता, इलेक्ट्रॉन आ रहा है जा रहा है, मास पे फर्क नहीं पड़ता। यही रीजन है कि तुम जो आयोन्स के भी जो मासेस लेते हो, जो सोडियम एटम का मास है वही सोडियम आयोन का भी मास होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स का कंट्रीब्यूशन ही नहीं होता उसमें। तो अगर मास नंबर है तो मास एटम का उसके न्यूक्लियस में सिचुएटेड होता है, जिसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, which have negligible mass, ठीक है। अच्छा, एटम का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, देखो रिप्रेजेंटेशन किसी एटम का, मान लो एक एटम का सिंबल एक्स है ना, मैंने उसका सिंबल लिखा, ठीक है। सिंबल के सबस्क्रिप्ट में नीचे की तरफ लिखते हैं उसका एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं उसका मास नंबर। कुछ लोग इसको मास नंबर को यहाँ भी लिखते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा इतना। जैसे कार्बन देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, अगर मास नंबर में 12 लूं तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, कभी कभी न्यूट्रॉन्स निकालने हो, सीधे न्यूट्रॉन्स कैसे निकालोगे, देखो अगर तुम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो न्यूट्रॉन्स आता है, इसी फॉर्मूले से। देखो अगर तुम्हें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं, झटपट बताने भाई, जल्दी से न्यूट्रॉन पता चले, तो मास नंबर उठाओ, उसमें से एटॉमिक नंबर घटा दो। जैसे यहाँ देखो 12 में से 6 गया, 6 न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो 6 प्रोटॉन्स, न्यूट्रल है तो 6 इलेक्ट्रॉन, और 12 में से 6 गया, 6 ही न्यूट्रॉन्स हैं। क्या चीजें क्लियर है? हाँ जी बोलो। ये तो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम, अगर न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, करेक्ट है, ठीक है। चलो अब इसके बाद बात करते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं? तो आइसोटॉप्स होते हैं बेटा ऐसे एटम्स जिनका आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर है बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब मैम ये क्या है, पढ़ा है तुमने? देखो आइसोटॉप्स होते हैं सेम एलिमेंट। अगर मैं एक एलिमेंट उठा लूं कार्बन, जैसे मैंने कार्बन उठाया, ठीक है, ये कार्बन के ही एटम्स होंगे लेकिन अलग अलग मास नंबर के साथ। तो मतलब एटॉमिक नंबर सेम होता है, क्यों? क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम्स हैं, मास अलग होता है, ये आइसोटॉप्स हैं। तो जैसे एग्जांपल हम ले, कार्बन का ही मास अगर 12 वाला एटम उठा ले, 13 वाला या 14 वाला, ये सारे आपस में आइसोटॉप्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही देखो हाइड्रोजन का 1H1 जिसे प्रोटियम बुलाते हैं, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही 1H2 ड्यूटीरियम होता है और 1H3 जो ट्रीटियम होता है, दिस इज प्रोटियम, सिंबल लिख दो सिर्फ, ये ड्यूटीरियम है और ये ट्रीटियम है। ट्रीटियम इज रेडियो एक्टिव, ओके। तो ये अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, जो आइसोटॉप्स होते हैं ना, उनके एटॉमिक नंबर सेम है तो इनकी वैलेंसीज भी सेम होती है। तो वैलेंसी सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम है। तो आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालोगे तो अलग निकलेंगे। क्या चीज क्लियर है? बोलो हाँ जी एवरीवन, बोलो। चलो नेक्स्ट देखो, आइसोबार्स। आइसोबार्स होते हैं एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ये कौन होते हैं? आइसोबार्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स। जैसे मान लो मैंने एक एलिमेंट कोई ले लिया x, ये y है, ठीक है। ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स है, इसीलिए इनका मास नंबर जो है, मतलब एटॉमिक नंबर जो है, सॉरी, वो डिफरेंट है ना। डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स लेकिन इनका मास सेम होता है। आप कैन यू थिंक ऑफ समथिंग, बट बताओ। आर्गन, पोटेशियम बहुत फेमस एग्जांपल है, यस और नहीं? यस, यस और नो? बोलो। कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 भी ले सकते हो। देखो कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, एटॉमिक नंबर तो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, डिफरेंट है, ये 6 है, ये 7 है, मास नंबर सेम है ना इनके आइसोटॉप्स। कार्बन 14, नाइट्रोजन 14 मैंने उठाया, ओके। तो अब इसमें क्या है भाई, इसमें सोचो तुम, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जिनका मास सेम निकल गया। ऐसे आर्गन, पोटेशियम भी लिख सकते हो, कैल्शियम, पोटेशियम, है ना, 40-40 मास होता है अप्रोक्सीमेटली। तो ये आइसोटॉप्स, आइसोबार्स का फंडा है, ठीक है। अच्छा, कुछ और टर्म्स होते हैं जैसे आइसोटोन्स होते हैं। आइसोटोन्स को कैसे याद रखोगे? न का साउंड आएगा, न, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, इनके पास बेटा न्यूट्रॉन सेम होता है। तो ऐसे एटम्स या न्यूक्लियाई विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दे आर आइसोटोन्स। निकाल सकते हो न्यूट्रॉन्स? बोलो यस मैम। देखो कार्बन 14 और नाइट्रोजन 15 उठा लो, आइसोटॉप।
कार्बन 14 मतलब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन 7 रहेगा। न्यूट्रॉन्स निकालो, देखो न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। यस, निकला 8 न्यूट्रॉन्स। ओके, इधर देखो मास नंबर, न्यूट्रॉन निकालो, मास नंबर 15 है, एटॉमिक नंबर 7 है। यस, 8, तो दोनों में ही 8 न्यूट्रॉन्स हैं, बोलो यस। तो जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है वो आपके आइसोटोन्स होते हैं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज आपको पता होना चाहिए, जेईई में इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले। आइसो का मतलब से सेम है ना, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स, तो ये ऐसी स्पीशीज है जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, ठीक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनके पास। जैसे कि आप देखते हो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है अगर, ऑक्साइड आयन, ठीक है। फ्लोराइड देखो, सोडियम आयन देखो +1, मैग्नीशियम देखो Mg2+। अगर आप ध्यान देंगे तो देखो इसमें 8 इसका एटॉमिक नंबर है, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। फ्लोरीन 9 और 1 10 है। सोडियम आयन 11 में से एक +1 चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, मतलब 10 ही बचे। मैग्नीशियम में 12 होते हैं, 12 में से 2 निकाले 10 बचे, तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। कैन यू सी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, और 2-3 नई टर्म्स आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं जो आपको पता नहीं होंगी, ये नया है। दिस इज व्हाट यू गाइस हैवंट डन इन क्लास 9th, है ना। उसमें आइसो डाइफर्स, इवन आइसो इलेक्ट्रॉनिक भी आई थिंक 9th में नहीं बताते हैं, है ना, बहुत सारे बच्चों को शायद ना पता हो। आइसो डाइफर्स और आइसोस्टर्स क्या होते हैं, देखो आइसोडाइफर्स होते हैं जिनके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन जो है वो अलग आ जाए, ठीक है, विच हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, मतलब डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स इज सेम। तो जो आइसोडाइफर्स है, अगर हम उनके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस निकालेंगे तो वो कैसा होगा, वो सेम निकल करके आएगा, ठीक है, वो सेम निकल करके आएगा। तो कोई आप एग्जाम्पल सोचो, जैसे थोरियम ले लो, 234 उसका मास होता है, ठीक है, थोरियम 234 और यूरेनियम 238, निकालो इसमें एटॉमिक नंबर बताओ दोनों के। यस, चैट में बेटा कमेंट सेक्शन में बताते रहो, आंसर देते रहो, दैट्स व्हाट आई वांट। थोरियम का एटॉमिक नंबर गैस ले सकते हो, नहीं, यूरेनियम तो पता होगा तुमने, इसको तो पढ़ा हुआ है। चलो इन्हें देखो, देखो ये आइसोडाइफर्स है, इनके न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन सेम निकलेगा। चलो निकालते हैं। थोरियम में देखो न्यूट्रॉन कितने होंगे, देखो मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो, 234 माइनस 90 न्यूट्रॉन है ये, तो माइनस प्रोटॉन क्या है, एटॉमिक नंबर के बराबर जो 90 है, ठीक है। 234 माइनस 180 हो जाएगा, ठीक है, इधर आ जाओ, इसका निकालो। न्यूट्रॉन्स क्या है, मास नंबर 238 में से एटॉमिक नंबर निकला 92। अच्छा, ये न्यूट्रॉन्स है, माइनस प्रोटॉन कितने हैं, एटॉमिक नंबर के ही बराबर, ये वैल्यू बताओ। यस एवरीवन, कितने आएंगे, सॉल्व करो। ये देखो 234 में से आपको 180 सब्ट्रैक्ट करना है, 54, बोलो। यस मैम, कमेंट करते रहो बेटा, मुझे कमेंट में आंसर्स चाहिए सबसे, है ना। तो दोनों में ही 54 न्यूट्रॉन्स निकल करके आए हैं, सॉरी नॉट न्यूट्रॉन्स, 54 न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का नंबर। तो इसका मतलब ये भी 54 है और वो भी, है ना। तो ये आइसोडाइफर्स है 54 और ये चीज भी 54 है, ठीक है। तो आइसोडाइफर्स कौन है, ऐसे सेट ऑफ न्यूक्लियाइज जिनमें आप अगर सॉल्व करें, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कैलकुलेट करें, वो सेम निकल करके आएगा, ठीक है। अच्छा, आइसोस्टर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आइसोस्टर्स ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयोन्स होते हैं विच हैव सिमिलर साइज, ठीक है, सिमिलर साइज है, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है, सेम नंबर ऑफ एटम्स भी होंगे और बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल, बहुत कॉमन होता है N2 और CO का एग्जाम्पल, ठीक है। दोनों में देखो 2 एटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन एटम है इसमें और इसमें भी 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स देखो, टोटल भी निकाल लोगे तो दिस इज 14 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, और यहाँ देखोगे 6 और 8, 14, है ना। दोनों में ही 14 इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल देखोगे वो सेम ही है और साइज लगभग सिमिलर होता है, ये आइसोस्टर्स होते हैं, करेक्ट। तो ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं। तो वी हैव सीन आइसोटॉप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, उसके बाद आइसोडाइफर्स और आइसोस्टर्स।
एक बार इसको मोटा मोटा रिवाइज कर लेना, बाकी जब क्लास 11th में हम करेंगे इस चैप्टर को पूरा ऑफिशियली तो हम करेंगे सारी चीजें डिस्कस, ठीक है, वी वुड बी टॉकिंग अबाउट इट। क्लियर है? एक दो क्वेश्चंस करते हैं, आ जाओ। देखो ये सवाल कहता है अगर एटॉमिक नंबर एक एटम का 17 है और मास नंबर 35 है तो न्यूट्रॉन्स बताइए। बताओ, न्यूट्रॉन्स बताना है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो और वीडियो के नीचे कमेंट करके अपना आंसर दे दो एवरीवन। कम ऑन गाइस। हाँ जी बताओ। आपको पूछा है एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? हाँ जी एवरीवन कम ऑन। बहुत इजी है। देखो एक एलिमेंट है एटॉमिक नंबर 17 मास नंबर 35 है, एटॉमिक नंबर 17 है, तो न्यूट्रॉन्स क्या होता है? मैंने बोला था मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो। कर सकते हैं? यस 18 होगा आंसर। यस मैम, चलो 18 न्यूट्रॉन्स होंगे। ये देखो कहते हैं द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन ल्यूटिटियम आर, ल्यूटिटियम या ल्यूटिशियम वॉट एवर यू वांट टू कॉल इट दिस एलिमेंट। ठीक है, क्या क्या पूछा? प्रोटॉन्स। तो देखो प्रोटॉन्स किसके बराबर है? एटॉमिक नंबर के जो 71 है। ठीक है, न्यूट्रॉन्स किसके बराबर है बेटा? मास नंबर 175 में से एटॉमिक नंबर घटाओ 71। ओके, उसके बाद क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन्स। अब क्योंकि न्यूट्रल एटम है तो जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन 71। आंसर देख लो कितना होगा। यस ये कितना? 104 है। आंसर देखो 71, 104, 71। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। कर सकते हैं? हाँ जी एवरीवन डन। चलो आगे चलते हैं। तो कुछ बेसिक टर्म्स से नाउ वी विल स्टार्ट विद द कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। सर जे थॉमसन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था टू डिस्कवर द इलेक्ट्रॉन, है ना, कि उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया तो वो किस तरीके से एग्जैक्टली हुआ था, इसको अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा कुछ पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट जो ध्यान से सुनने हैं आपको। ये पूरा क्लास 11 के चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, तो वी विल सी दैट। ये बहुत बढ़िया सा जिफ है, मजेदार सा सर्किट रन करते हुए दिख रहा है ना। तो हम क्या सेटअप लेते हैं बेटा? हम एक डिस्चार्ज ट्यूब लेते हैं, ग्लास की ये ट्यूब होती है। इस डिस्चार्ज ट्यूब में हम क्या करते हैं? एक वैक्यूम पंप लगाते हैं। बेसिकली जितना मैटर होता है, जितना एयर है, हम उसको सक्शन करके बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, हम कोई इनर्ट गैस जैसे फिल करेंगे, जैसे मान लो हमने हीलियम फिल कर दिया, ठीक है, हाइड्रोजन गैस फिल कर दिया, कोई एज एन एग्जांपल। ठीक है, अच्छा हमने क्या किया? डिस्चार्ज ट्यूब के कॉर्नर्स पे जैसे मेटल की प्लेट्स लगाए हैं। यहाँ देखो ये कैथोड है और इधर की साइड हमने एनोड लगाया है। ठीक है, एनोड कैथोड पे साइन देखो, देखो ये बैटरी से कनेक्टेड है, कहीं की होगी, सर्किट क्लोज है। ठीक है, तो जो नेगेटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है उस पे नेगेटिव चार्ज है और वो कैथोड होता है। ठीक है, अच्छा जो टर्मिनल पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, देखो ये पॉजिटिव ऑफ बैटरी से कनेक्टेड है, उस मेटल प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है और वो एनोड होता है। क्लियर है? तो ये अपना प्लस है, ये एनोड है। ओके चल, दो कंडीशंस हमने जब एक गैस को फिल किया इसमें, है ना, तो हमने क्या नोटिस, चीज बेटा प्रेशर बहुत कम होना चाहिए। ठीक है, वी हैव टू मेंटेन लो प्रेशर। और दूसरी चीज हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ये दो कंडीशंस इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, क्या करना है? हमें हाई वोल्टेज रखना है। हाई कितना मैम? 500, 1000, 2000, 10,000 वोल्ट, 10,000 वोल्ट। यस, freaking 10,000 वोल्ट। ओके, एंड प्रेशर वी हैव टू रिड्यूस, बहुत कम प्रेशर हमको चाहिए होगा। आप देखो 0.0001 mmHg मान लो, है ना, इतना प्रेशर। तो हम क्या करते हैं, जैसे अगर मान लो हमने हाइड्रोजन गैस को इसमें फिल कर दिया, ठीक है, तो हमने नोटिस किया जैसे सर्किट को कंप्लीट किया तो हमने देखा कैथोड की साइड से, व्हाट आई एम सेइंग, कैथोड की तरफ से, कैथोड से नहीं मैं बोल रही, मैं कह रही हूँ कैथोड की तरफ से। ऐसा लगा कि भाई कैथोड की तरफ से ना रेज निकल रही है। अब तुम पूछोगे मैम कैथोड रेज, क्या हम देख सकते थे रेज को? इधर तो दिख रहा है हमें, ऐसे नहीं। एक्चुअली हमने क्या किया था, हमने जो एनोड है ना, एनोड के पीछे ना जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी थी। जिंक सल्फाइड क्या करता है, जैसे जिंक सल्फाइड पे कोई चार्ज पार्टिकल आके हिट करेगा वो ग्लो करता है। ठीक है, तो हमने कैसे नोटिस किया कि कैथोड की तरफ से कोई रेज आ रही है? हमने देखा जो एनोड प्लेट के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग थी वो ग्लो करने लगी।
इट स्टार्टेड ग्लोइंग। तो ये ग्लो करेगी तो हमें पता चलेगा ना कि भाई सामने की तरफ से कोई चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। और ये भी सोचो कि पॉजिटिव है एनोड, इसकी तरफ कोई पार्टिकल चला आ रहा है तो नेगेटिव ही होगा शायद, है ना। तो इसमें क्या होता है बेसिकली, देखो जब हम हाई वोल्टेज लगाते हैं, वी सॉ दैट करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स है आपको इसमें दिख भी रहा होगा, टू विजुअलाइज इट बेटर वी आर सीइंग इट लाइक दिस। देखो इधर से स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स आए फ्रॉम द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कैथोड टू एनोड। तो कहां से, कैथोड की तरफ से आए, देखने में लगा था कि कैथोड से आ रहे हैं, कैथोड की तरफ से आए एनोड की तरफ, जिनको कैथोड रेज हमने बुलाया। अब ये कैथोड रेज ये पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, दे वुड बी हैविंग नेगेटिव चार्ज, है ना, तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे ये। अब इसमें देखो होता क्या है, अगर हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी है, मान लो एक एग्जांपल के तौर पे, तो भाई इतना हाई वोल्टेज जब हमने लगाया होगा तो हाइड्रोजन गैस एटम्स में टूटी होगी एटम में, यस। अब हाइड्रोजन एटम, किसी भी एटम में सबसे लूजली बाउंड चीज उसका आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो अब हुआ क्या, जैसे ही आपस में एटम्स टकराए होंगे इतने हाई वोल्टेज में, तो इनका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, जैसे हाइड्रोजन का, है ना, क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया ये। अब ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे ऐसे, है ना, तो इतने सारे जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे उनका बीम ही क्या करता है, इधर एनोड है, देखो ये एनोड था, है ना, एनोड की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जाने लगे, एनोड की तरफ जाने लगे, और इधर जब जिंक सल्फाइड से आके टकराए तो हमें ग्लो प्रोड्यूस हुआ, हमें दिखा कि भाई कोई चार्ज पार्टिकल आके इधर हिट किया है तो ये चमकने लगी, है ना। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स था, है ना, इनका कलेक्शन ही, इन्हीं को हमने कैथोड रेज बुलाया, और इनके अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है जिनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया। क्योंकि ब्रिज कोर्स है तो तुम्हें भी बहुत ज्यादा चीजें नहीं करनी है कि पूरा जेई का चैप्टर ही आज पढ़ लेना है, नहीं, इट्स जस्ट अ ब्रिज कोर्स, हल्की फुल्की चीजें रिवाइज करो, ताकि जब मैं चैप्टर पूरा फुली फ्लेज्ड तरीके से कराऊंगी तो आप लोगों को ऐसा लगे कि हमने रिसेंटली इसे पढ़ा है, इसके बारे में कुछ नॉलेज है ना, इंफॉर्मेशन है, ताकि चीजें आसान रहे। समझो ये चीज, ठीक है। अच्छा, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमने इन पार्टिकल्स की चेक करी, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जो रेज आ रही थी कैथोड रेज, हमने इनको ऑब्जर्व किया कि भाई कुछ बातें हैं इसमें। पहली बात, कैथोड रे कहां से आई, कैथोड की तरफ से आई और एनोड की तरफ गई, ठीक है। दूसरी बात, कैथोड रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, जब तक आप कोई मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते हैं, दे विल ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब आप पूछोगे मैम ऐसा कैसे आप बोल रहे हो, ऐसा कैसे मैम स्ट्रेट लाइन में, तो देखो बिकॉज दे प्रोड्यूस अ शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ। जैसे अगर आप कैथोड रेज के रास्ते में कोई भी, जैसे यहाँ आपने एक व्हील रख दिया, उसकी शैडो जस्ट उसके पीछे बनेगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी सूरज की तरफ, सनलाइट की तरफ मुंह करके खड़े हो जाओ तो आपकी शेडो ठीक आपके पीछे बनती है ना। सो बिकॉज सनलाइट इज ट्रैवलिंग, द सन रेज आर कमिंग इन स्ट्रेट लाइन, तो आपका शेडो जस्ट आपके पीछे बनता है, इजंट इट। तो लाइक दैट ओनली, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट लेते हैं, कैथोड रे बीम के रास्ते में रखते हैं, उसकी शेडो जस्ट उसके पीछे बनती है, तो हेंस वी कैन से दैट यस दीज रेज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, दे प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट्स, ठीक है। मैकेनिकल इफेक्ट्स मतलब मटेरियल पार्टिकल्स कुछ होंगे ये, है ना। तो कैसे ये हुआ होगा, जब हमने कैथोड रेज के रास्ते में, है ना, कोई ऑब्जेक्ट रखा, जैसे पैडल व्हील अगर आप रख दो, तो पैडल व्हील घूमने लगा भाई, पैडल व्हील घूमने, इस जिप से ही देख लो आप, इफ यू विजुअलाइज ये पैडल व्हील, देखो ध्यान से देखो जूम करके, ये घूमने लगा, है ना। पैडल व्हील प्लेस्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स रोटेट्स ओनली, जब ये मटेरियल पार्टिकल्स है, इनका कुछ तो मास होगा भाई, हालांकि बहुत कम होता है, बट दे आर नॉट मासलेस, राइट। तो मतलब कुछ मास था इनका। अब आगे एक और टॉपिक मिल गया भाई, मास भी निकालो अब इनका, है ना, चार्ज पार्टिकल है, चार्ज भी निकालो, तो आगे चीजें हमें और पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। चार्ज मास वी हैव टू सी दैट। चलो, तो ये प्रोड्यूस करते हैं मैकेनिकल इफेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर आप इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे थे तो इनका बिहेवियर जो था वो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे नेगेटिव पार्टिकल कोई बिहेव करेगा। तुम पूछ सकते हो मैम आपको कैसे पता नेगेटिव थे, एनोड की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव थे, तो मैम बताओ प्रूफ तो करो। हाँ देखो हुआ क्या ना, जब हमने इसमें कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगाई तो इनका बिहेवियर बिल्कुल ऐसे ही था जैसे अगर आप कोई ऐसी प्लेट भी लगा दोगे ना, ये नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज, तो यहां से बीम आ रहा था तो ये पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, है ना। तो क्योंकि इनमें नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव को रिपेल किया, राइट, तो इसीलिए इनका बिहेवियर ऐसा ही था जैसा कोई नेगेटिव चार्ज पार्टिकल करता है।
मैम क्या सब कुछ याद करना है? नहीं, ये सारी बातों में आपको ना कैथोड रेज का कंक्लूजन ध्यान में रखना है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बोलूंगी, अब जेईई एग्जाम में ना कोई डिस्कवरी नहीं पूछता तुमसे कि भाई चल करके बता क्या था कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, नहीं। द मैक्स यू वुड बी आस्क्ड अबाउट इज आर द कंक्लूजन, ये पढ़ते ही हम इसीलिए हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज को समझ पाए, है ना, वो अपना आइडिया होता है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए बेटा अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, इसको प्लीज नोट करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपकी कॉपी में होना चाहिए। कहता है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कैथोड रेज की, दे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द कैथोड ट्यूब। कैथोड या डिस्चार्ज ट्यूब मतलब ये बोलता है कि जो आपकी कैथोड रेज आई, देखो जो कैथोड रेज आपकी आ रही थी कहां से, कैथोड साइड से, किधर, एनोड की तरफ। तो ये कहता है ना तो वो डिपेंड करती है कि आपने कैसा इलेक्ट्रोड लगाया है, कैसा मेटल प्लेट आपने यूज किया है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो इस बात पे निर्भर करते हैं कि आपने अंदर गैस कैसा फिल किया होगा, है ना, जो आपने गैस के मॉलिक्यूल्स फिल किया है वो उस पर डिपेंड करता है। इसका सिंपल सा लॉजिक है बेटा, आप कोई भी गैस अंदर फिल करिए, इलेक्ट्रॉन हर एटम का सेम होता है ना, तो इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, यस राइट। तो हर एटम का जो नेगेटिव पार्टिकल निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, वो सेम ही है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वो गैस पे क्यों डिपेंड करेगा? हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन निकाला, हीलियम से निकाला, नियॉन से निकाला, इलेक्ट्रॉन इज एन इलेक्ट्रॉन विद फंडामेंटल प्रॉपर्टीज, है ना, तो वो तो डिपेंड करेगा ही नहीं इस बात पे कि आपने कैसी गैस फिल करी है। दूसरी, ना वो इस पे नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि टेक्निकली वो यहां से नहीं निकल रहा है। अभी हमने जो पढ़ा गैस पार्टिकल्स में कोलिजन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो रहा है ना, वहां से आ रहा है। तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन आपने इलेक्ट्रोड का नेचर क्या रखा है, उस पे भी वो डिपेंड नहीं करेगा। और ये बात आपको कॉपी में जरूर लिख लेनी है, ठीक है। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये हुआ कि भाई ऐसा है कि ये जो पार्टिकल्स हमने पढ़े हैं, है ना, दीज आर मैटर में कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं विच आर प्रेजेंट इन एटम ऑफ एवरी एलिमेंट। ये फंडामेंटल पार्टिकल है ना, जो हर जगह आपको हर किसी मैटर के किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये पॉइंट था। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन की, जो जे थॉमसन थे वो एग्जैक्टली चार्ज मास नहीं निकाल पाए थे, बट ही कैलकुलेटेड चार्ज टू मास रेशो। ब्रिज कोर्स में हमें ये नहीं पढ़ना है कि कैसे चार्ज टू मास रेशो निकला, कैसे मुलिकन ने अपना ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, है ना, ये सब वी आर नॉट स्टडिंग दैट। What we are concerned with direct conclusions क्या है ना। तो चार्ज बाय मास रेशो इलेक्ट्रॉन का अगर आप देखो तो उसका क्या होता है, देखो एक्सपेरिमेंट नहीं करना। चार्ज बाय मास रेशो 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी होता है, ठीक है। यहाँ पे E जो है ये मैग्नीट्यूड है चार्ज का इलेक्ट्रॉन में, कूलम्स में, और Me इलेक्ट्रॉन का मास है। तो मैम ये कितना होता है अभी हम आगे देखेंगे वैल्यूज, ठीक है। बट चार्ज बाय मास रेशो इतना है, यू शुड नो दिस। याद कर लोगे तो बहुत अच्छा है, बार बार एग्जाम में निकालना पड़े तो भाई टाइम वेस्ट होगा। 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है। अच्छा ओके, अब इसमें देखो आपका जो चार्ज बाय मास रेशो है, राइट, और चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन का, आपके पास दो चीजें अगर हैं, ठीक है। मुलिकन ने एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया था एक्चुअली, तो जिससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज निकाल दिया, है ना, मोलिक्यूल्स। वो जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी चैप्टर 1 चैप्टर 2, तो हम उसमें उधर करेंगे वन शॉट्स में, है ना, या जब पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। तो ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का जो मोलिक्यूल ने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाला था। डिनोमिनेटर में चार्ज बाय मास रेशो है, ठीक है। जब इसको निकाला गया तो इलेक्ट्रॉन का डिवाइड कर दिया तो इलेक्ट्रॉन का मास आ गया। मास देखो 9.1 इंटू 10⁻31। तो चार्ज कितना निकाला था मोलिक्यूल ने, देखो अपने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, है ना। अब आप खुद ही निकाल सकते हो, देखो चार्ज बाय मास रेशो अगर आप मैनुअली भी निकालो पूरा प्रिसाइज, चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम है ना, और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 केजीज है। तो अगर कूलम पर केजी में देखो चार्ज बाय मास निकालोगे, इसे स्पेसिफिक चार्ज भी बुलाते हैं, ठीक है। वी ऑल्सो कॉल इट स्पेसिफिक चार्ज।
राइट, स्पेसिफिक चार्ज भी बुलाते हैं। तो ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.7 × 10⁻11 कूलम पर केजी इफ यू सॉल्व इट। ठीक है, तो ये चीजें पता चल गई आपको इलेक्ट्रॉन बाय चार्ज, मास और चार्ज बाय मास रेशो, जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड और नेचर ऑफ गैस फिल पे डिपेंड नहीं करते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन के पॉइंट्स। चल अब आगे देखो, एक बात समझो, अभी हमने डिस्कस किया था, ये देखो इस एक्सपेरिमेंट में ही, ये देखो कि मैम जैसे ही हाइड्रोजन, आपने जो कंडीशंस बताई कि हमने हाइड्रोजन गैस फिल करी, हाई वोल्टेज लो प्रेशर रखा, तो जब एटम्स टकराए उनके इलेक्ट्रॉन निकल गए बाहर, और इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के जाने लगे एनोड की तरफ। तो मैम आपने ये क्यों नहीं बताया, ये कुछ पॉजिटिव भी तो रह गया मैम पीछे, पॉजिटिव चार्ज भी तो रह गया पीछे, इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद एटम न्यूट्रल थोड़ी ना है, तो मैम इसका क्या होगा, तो ये भी जाता है ना। अब पॉजिटिव पार्टिकल है, नेगेटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होता है, तो इसी को हमने अब आगे एनोड रेस के अंदर स्टडी किया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट, क्योंकि तुम्हें पता है एटम जो है ओवरऑल हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ना, सो अगर एटम में नेगेटिव चार्ज आपने ढूंढा है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा, है ना। तो वो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट था जिससे प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टेन ने किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इनका सेटअप थोड़ा सा समझो, क्वाइट सिमिलर सेटअप है। एनोड लिया है हमने, ठीक है, हमने कैथोड लिया। जो कैथोड इन्होंने लिया ना वो थोड़ा सा अलग तरीके का था। कैसा था, परफोरेटेड कैथोड था। परफोरेटेड मतलब जैसे छलनी अगर तुमने देखी है उसमें थोड़े छोटे छोटे होल्स, प्रिसाइजली परफोरेटेड प्लेट तुम वो देखो, जैसे वॉश बेसिन के नीचे जो पाइप होती है ना, पाइप जिससे कनेक्टेड होती है, वहां एक प्लेट होता है, देखा होगा तुमने, है ना, उस प्लेट के अंदर होल्स होते हैं छोटे छोटे। तो अगर किसी परफोरेट कैथोड मतलब कैथोड में हम थोड़े थोड़े कैविटीज बना दे, है ना, होल्स कर दे, थोड़ा सा जगह मिल जाएगी पार्टिकल्स को आर पार होने की। तो इन्होंने एक ऐसा जो है कैथोड लिया था जो परफोरेटेड था, राइट, जिसमें ऐसे ऐसे ओपनिंग्स ऐसे हम बनाए, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा स्पेसेस होंगे टू पास थ्रू। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रखी थी इन्होंने। लो प्रेशर लिया था, हाई वोल्टेज लिया था, है ना, वही सेम चीज गैस को जो फिल किया इन्होंने, राइट। तो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल थे, देखो ऑरेंज कलर से देख रहे हो, वो किधर की तरफ गए, एनोड की तरफ, है ना। हम इस एक्सपेरिमेंट में कंसर्न है कि पॉजिटिव पार्टिकल के साथ क्या हुआ। तो हमने क्या किया, जिंक सल्फाइड स्क्रीन इस बार यहां रख दी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन हमने यहां लगा दी कैथोड के पीछे, कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी। तो हमने ऑब्जर्व करा कि भाई ऐसा है, ये ग्लो करने लगी, फ्लोरेसेंट स्क्रीन चमकने लगी। तो हमने सोचा भाई हुआ क्या होगा, तो हुआ यही होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, दे आर एक्चुअली गोइंग टूवर्ड्स द कैथोड। देखो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव कैथोड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव कैथोड के पास आए, जैसे कैथोड पे पहुंचे, कैथोड तो परफोरेटेड है, छेद वाली है ना, तो इन परफोरेटेड होल से, कैविटीज से इन्होंने बेसिकली पास थ्रू किया पॉजिटिव पार्टिकल्स ने, और यहां जाके स्ट्राइक किया, जिससे जिंक सल्फाइड ग्लो करी। तो ये जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कहां से आए, एनोड की तरफ से आए, और कहां जाए हैं, कैथोड की तरफ। इनको ही हमने बेटा एनोड से आए कैथोड की तरफ गए, इन्हें एनोड रेज बुलाया, क्योंकि परफोरेटेड प्लेट से पास करते हैं, एज इफ जैसे केनाल से पास कर रहे हैं, इनको केनाल रेज भी बुलाते हैं, केनाल रेज भी हम इनको बुलाते हैं। परफोरेटेड कैथोड लेने का सिंपली मतलब था कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स, ये थोड़े हैवी होते हैं, तो ये आराम से पेनिट्रेट नहीं कर पाते एक नॉर्मल कैथोड के, तो उन्होंने थोड़ा कैविटीज होल्स बना दिए ताकि परफोरेशन जो पास थ्रू है पॉजिटिव पार्टिकल्स का वो आसान हो जाए, ताकि वो जिंक सल्फाइड पे हिट करके ग्लो करे। ठीक है, ये मोटा मोटा आइडिया था। तो अब देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे एनोड रेस का नोट करना है वो ये है कि ये डिपेंड करेंगे आपने कैसी गैस फिल करी थी डिस्चार्ज ट्यूब में। इसको कैथोड रे ट्यूब नहीं तो डिस्चार्ज ट्यूब बोल लो अब, है ना। ये जो आपकी डिस्चार्ज ट्यूब है, आपने उस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर किस तरीके की गैस फिल करी है उस पे ये डिपेंड करेंगे, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है हीलियम से निकलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग है, हाइड्रोजन से निकलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग होगा, है ना, नियॉन से निकलने वाला पॉजिटिव पार्टिकल अलग होगा, इजंट इट। तो इलेक्ट्रॉन फंडामेंटली दैट वाज सेम हर एटम का, बट प्रोटॉन तो डिपेंड करेगा ना। तो अगर X जो भी टाइप ऑफ गैस है, इलेक्ट्रॉन निकला वो सबसे सेम होता है, बट ये जो पॉजिटिव आयन बचा है ना, तो ये डिपेंड करता है गैस क्या लिया है। तो दे एक्चुअली डिपेंड ऑन द पॉइंट कि आपकी नेचर ऑफ गैस क्या है। तो इसको ध्यान से इस पॉइंट को कॉपी में नोट करना है।
ठीक है। अच्छा, चार्ज टू मास रेशो जो है इनका, चार्ज बाय मास रेशो, वो भी डिपेंड करेगा आपने गैस क्या फिल करी है। ऑब्वियसली गैस बदल गई, चार्ज मास रेशो चेंज होएगा, डिपेंड करेगा उस पे, राइट। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनका जो चार्ज है मतलब n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो n इंटू ई से आप चार्ज इनका दे सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक चीज समझो, ये जो आपके प्रोटॉन्स है ना पॉजिटिव पार्टिकल्स से, अब इनका बिहेवियर भी वैसे ऑब्जर्व कर लिया गया कि पॉजिटिव है, आपने एक इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई, एक पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव लगाते हो तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए, पॉजिटिव से रिपेल हुए, है ना। तो इनका बिहेवियर भी ऑपोजिट था जो कैथोड रेस का था, वो नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव पार्टिकल्स है, ठीक है। स्मॉलेस्ट और लाइटेस्ट पॉजिटिव आयोन जो है, जो हाइड्रोजन से मिलता है हमें, हाइड्रोजन गैस है, वो H+ होता है, जिसे हम प्रोटॉन बुलाते हैं। ओके, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। तो इसमें मेन पॉइंट, तुम्हें मोटा मोटा पॉइंट यही नोट करना है, बहुत ज्यादा डिटेल में हमें जानना नहीं अभी, ठीक है। चलो, इसके बाद जो तीसरा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो थोड़ा लेट डिस्कवर हुआ था 1932 में, दैट वाज न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन को क्यों इंट्रोड्यूस किया कि मैम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो मिल गए, चार्ज तो हो गया सेटिस्फाई, तो ये मास सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था एटम का, तो तब समझ में आया कि कोई ऐसा पार्टिकल भी है एटम में जो एक्चुअली चार्ज न्यूट्रल है, उस पे चार्ज नहीं है बट उसका कुछ मास होगा, है ना, तो वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ओवरऑल मास के अंदर। तो वहां से हमें चैडविक ने डिस्कवरी करके दी न्यूट्रॉन्स की। बहुत इंटरेस्टिंग सा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेरिलियम ले लिया, है ना। बेरिलियम का आप थिन शीट देख सकते हैं, ये रहा, है ना, थिन शीट है बेरिलियम का, उस पे इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा दिया। अल्फा पार्टिकल्स कौन होते हैं बेटा, हीलियम 2+ न्यूक्लियाई, जो हीलियम होता है ना एटम, उसका 2+, अगर आप ले लो दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दो, हीलियम 2+ न्यूक्लियाई अल्फा पार्टिकल्स है। तो इन्होंने बेरिलियम पे अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड करा और यहां से न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी करी, ठीक है। इन्होंने कहा ये ऐसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं जिनका जो मास है थोड़ा सा ज्यादा है प्रोटॉन से। वैसे कैलकुलेशंस के लिए हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का रफली मास बराबर लेके चलते हैं, एक्चुअली न्यूट्रॉन का हल्का सा ज्यादा होता है और इलेक्ट्रॉन्स को अपन मासलेस लेते हैं। तो पूरा टेबल देखो, सारी अगर हम कंक्लूड करें तो अपना एब्सोल्यूट चार्ज होता है एक्चुअल चार्ज, है ना। तो किसी इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअल चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, प्रोटॉन पे प्लस यही, है ना। न्यूट्रॉन आर हैविंग 0 चार्ज। रिलेटिव चार्ज होता है जब मैं किसी के रिस्पेक्ट में निकालूं, तो अगर मान लो बार बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन का लिखना इज कंबरसम, तो हम यूनिटी मान लिया हमने, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का चलो -1 है रिलेटिव चार्ज, प्रोटॉन का +1 है, ठीक है। ऐसे ही मास होता है एक्चुअल मास, ये एब्सोल्यूट मास है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg, प्रोटॉन का 1.67 इंटू 10⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का देखो, प्रोटॉन जितना ही है बट न्यूट्रॉन का थोड़ा सा ज्यादा है, 1.675, ये 672 है, बट अप्रोक्सीमेटली हम सेम लेंगे, ठीक है। ऐसे रिलेटिव मास है, रिलेटिव मास अगर हम लेते हैं, नीचे लिखा ही हुआ है वैसे, तो इलेक्ट्रॉन का मास देखो 1/1840। इसका क्या मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन का मास है ना बेटा, वो 1/1840 टाइम है प्रोटॉन के मास के। सोचो प्रोटॉन से कितना हल्का है इलेक्ट्रॉन, 1/1840, मतलब एक प्रोटॉन के मास का 1840वां हिस्सा अगर कर दे हम, वो एक इलेक्ट्रॉन का मास है। इसीलिए मैंने कहा नेग्लिजिबल है, तो विल इग्नोर दैट, ठीक है। अच्छा, प्रोटॉन का जो रिलेटिव मास है वो हम हाइड्रोजन एटम के ही बराबर लेकर चलते हैं, दैट इज A1 AMU, ठीक है। और जो प्रोटॉन का है उतना ही हम न्यूट्रॉन का यूज करते हैं। रिलेटिव मास इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल बोल लो, है ना, एग्जैक्टली नॉट 0 इफ यू टेक, बट इस वाली लाइन को छोड़ के हम इसी को ध्यान में रखेंगे, जो रिलेटिव मास की ये वाली चीज है ना, 0 मत लेना, 1/1840 यूज करेंगे, ओके। चलो, तो प्रोटॉन, ये कुछ पॉइंट्स है, इनको देख लो, राइट। एक क्वेश्चन होता है जो बहुत फेमस होता है, जहां पे आपसे पूछा जाता है चार्ज बाय मास रेशो कंपेयर करिए। आ जाओ, वो क्वेश्चन कराती हूँ। एक ये क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी सी, कंपेयर चार्ज अपॉन मास रेशो ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल। जल्दी आंसर करो, पॉज द वीडियो, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। तो देखो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास रेशो निकालेंगे,
यस बताओ, जल्दी बताओ। चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन पे 1 ले लिया हमने, ठीक है, अपॉन मास, मास कौन सा रिलेटिव लेना, 1 अपॉन 1840, तो ये बनेगा 1840, ठीक है। प्रोटॉन देखो चार्ज बाय मास दोनों ही 1 होंगे, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए चार्ज 0, मास 1 है तो 0 बनेगा। अच्छा, अल्फा पार्टिकल को देखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, यस अल्फा पार्टिकल मैंने क्या बोला था, हीलियम 2+ न्यूक्लियाई, है ना, तो चार्ज कितना है 2 और मास होता है 4 AMU, ये है 1/2, तो अपना आंसर देख लो। अब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, उसके बाद आप देखोगे प्रोटॉन है, उसके बाद अल्फा पार्टिकल है, लीस्ट न्यूट्रॉन है। कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन डू दिस। हाँ जी, ओके, एक क्वेश्चन कर लेते, चलो। अब ये तो पता चल गया कि मैम कितने पार्टिकल्स, किस तरीके के पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, तो अब तो हम ये जानना चाहते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। भैया एटम देखने में कैसा दिखता है, हमें दिखाओ। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे, यू नो देम, थॉमसन थे वो, थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। तो इन्होंने ये कहा कि भैया एटम देखो ऐसा है, देखो देखो इधर आओ। इन्होंने कहा एटम कैसा है, एटम के ना पूरे एटम का जो बीच में पॉजिटिव चार्ज ऐसे फैला हुआ है, एटम में पॉजिटिव चार्ज पूरा फैला हुआ है, ठीक है। इस पॉजिटिव चार्ज पे नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एम्बेडेड है, जैसे तरबूज है ना, ये एग्जाम फेमस है, तरबूज में जो लाल रंग का पार्ट है, एडिबल पार्ट, वो अपना प्रोटॉन था, और जो तरबूज में बीज है वो सीड्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है ना, लाइक दैट। तो यही इनका मॉडल था। बढ़िया बात इस मॉडल की सिर्फ इतनी थी कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पे खड़े रहे, कि भाई ऐसा है, दुनिया इधर जाए या उधर जाए, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ही रहेगा। जितने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एटम में, उतने ही आपके नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। तो ओवरऑल एटम शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बाकी खास इस मॉडल में कुछ है नहीं डिस्कशन करने के लिए, है ना, एक्सेप्ट आगे जाके हम देखेंगे फेल कैसे हुआ। ओके, क्वेश्चन देखो, कहते थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक सेट ऑफ आयोन्स आर, आपको बताना है इनमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयोन्स कौन से हैं। जल्दी कमेंट करो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या बताया था मैंने, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन्स, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। देखो पहला चेक करते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 7 पे 3 माइनस लगाना, मतलब 7 + 3 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन, या 9 और 1 10, ये 11 में से पॉजिटिव चार्ज है तो ये घटा देंगे 10 इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन ए ही सही है ना। ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं। ओके चलिए, इसके बाद नेक्स्ट करते हैं मेरा रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल को हम डिस्कस। तो रदरफोर्ड ने एक्चुअली हमें क्या बताया, रदरफोर्ड क्या कहते हैं, सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था इनका, बहुत सुंदर सा सेटअप था, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जैसे पोलोनियम, जो सोर्स है अल्फा पार्टिकल्स का, ठीक है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं, मान लो स्लिट से पास किए, सीधा बीम जाए यहाँ पे, इधर गोल्ड फॉइल लिया है, ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, एक आपने यहाँ से अल्फा पार्टिकल को निकाला होगा, है ना, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये गोल्ड फॉइल है, देख सकते हो, दिस इज गोल्ड फॉइल, और ये जो गोल गोल रिंग दिख रही है एक्चुअली जिंक सल्फाइड की ही स्क्रीन है, ताकि कोई भी चार्ज पार्टिकल, बेसिकली करना हम ये चाहते हैं कि एक एटम है, गोल्ड फॉइल के अंदर एटम्स होंगे, है ना, हम चाहते ये है कि अल्फा पार्टिकल जो है वो एटम से टकराए और डिफ्लेक्ट हुए, है ना, मतलब डिफ्लेक्शन दे, जिस भी तरीके की डिफ्लेक्शंस वो देगा वो हम स्क्रीन पे स्टडी करेंगे। जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे हम देखेंगे कहाँ पे ग्लो आया है, तो वहां पे अल्फा पार्टिकल आके टकराया है, ताकि हमें ये आइडिया मिले कि इस एटम के अंदर क्या माल मसाला भरा हुआ था, है ना, इस एटम के अंदर एग्जैक्टली है क्या, वो समझने के लिए। तो बेसिकली हमने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड कराया गोल्ड फॉइल के ऊपर, और जो बाद में डिफ्लेक्शंस हुए उनको स्टडी किया, उनको ऑब्जर्व किया, उनको कंक्लूड किया, और ऐसे एटम के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करी थी, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये कि थॉमसन बाबा ने जो मॉडल दिया था हमें, उस मॉडल के हिसाब से अगर एटम वैसा दिखता तो क्या होना चाहिए था, अल्फा पार्टिकल स्लो डाउन हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल बार बार एक पॉजिटिव पार्टिकल से टकरा रही है, एक ऐसे एटम से जिसमें पॉजिटिव चार्ज भाई भरा पड़ा है ना, तो क्या होगा, अल्फा पार्टिकल स्लो डाउन होंगे, ठीक है। स्लो डाउन होंगे तो भाई डायरेक्शन चेंज करेंगे, है ना, डायरेक्शन चेंज करेंगे ओनली बाय स्मॉल एंगल्स,
ठीक है, मतलब डिफ्लेक्शंस होते रहेंगे, बहुत सारे डिफ्लेक्शन स्मॉल एंगल से वो स्लो डाउन होकर डिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्या हमें ऐसी ऑब्जर्वेशंस मिली? बिल्कुल नहीं, है ना, बिल्कुल रदरफोर्ड के जो ऑब्जर्वेशंस थे यहाँ से एकदम अलग थे। तो ये बात तो यही जो है प्रूव हो गई कि थॉमसन बाबा ने जो मॉडल दिया था दैट वाज नॉट करेक्ट, है ना, वो गलत था। तो ठीक है, फिर इनके क्या थे मैम ऑब्जर्वेशंस, ये तो बताओ। तो रदरफोर्ड को एक्चुअली देखने में क्या मिला? 3 ऑब्जर्वेशंस थे। सबसे पहला ऑब्जर्वेशन ये बेटा, इंग्लिश लैंग्वेज को पिक करना, जरा थोड़ा सा ही पिक करना है हमें, वैसे हम साइंस स्टूडेंट्स हैं बट कभी कभी इंग्लिश भी हम पढ़ लेते हैं, है ना, तो ये मोस्ट है ना। तो पहला पॉइंट ये था उनके ऑब्जर्वेशन का कि जो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स थे ना, दे पास्ड स्ट्रेट थ्रू द फॉइल, जैसे आए वैसे चले गए। मतलब सोचो तुम, एक ये कोई एटम है, अल्फा पार्टिकल आए और यूं के यूं निकल गए। मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल में कुछ डिफ्लेक्शन ही नहीं हुआ भाई, कोई डायरेक्शन ही नहीं चेंज हुई। इस बात से यही पता चलता था कि मैक्सिमम स्पेस एटम के अंदर खाली है। ये कोई छोटा बच्चा भी बता सकता है ना, कि अगर तुमने कोई बीम मारा है एटम में और जो ज्यादातर बीम है, ज्यादातर जो अल्फा रेज है वो एज इट इज पास थ्रू करी है, तो मतलब अंदर कुछ है ही नहीं, है ना। ऐसे नहीं बोलते एक कान से अरे कोई ज्यादा नेगेटिव हो रहा है तो तुम बोलते हो एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो पास थ्रू कर दो, दिमाग में कुछ है ही नहीं, खाली, किसी से कोलाइड ही ना कर पाए, है ना, कोई डिफ्लेक्शन ही ना हो उस बंदे की बात का, एक कान से सुना दूसरे से निकाला। मेरी बात को मत करना बट यू नो दैट। चलो, तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स बेटा पास थ्रू हो गए स्ट्रेट, है ना, थ्रू द गोल्ड फॉइल, ठीक है, मतलब मैक्सिमम जगह एटम के अंदर खाली है। चलो, दूसरी बात, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। इन बातों से ही रदरफोर्ड की जो थॉमसन थे वो फेल हो चुके थे, है ना, उनका मॉडल। तो देखो जरा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन था बेटा, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वाज डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। मतलब स्मॉल फ्रैक्शन, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो थोड़े थोड़े एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। डिफ्लेक्ट हो जाना मतलब चेंज इन डायरेक्शन हो गई। तो ये समझो एक तरह से किसी को रिपल्शन फील हुआ होगा। तो ये कब हो सकता है? देखो, अल्फा पार्टिकल्स कौन है, फिर से समझो, अल्फा पार्टिकल है हीलियम 2+ का न्यूक्लियस, मतलब बेसिकली हीलियम एटम का न्यूक्लियर He2+, ये अल्फा पार्टिकल है। चार्ज है इनका +2 और मास है इनका 4 AMU। ओके, मतलब एक पॉजिटिव पार्टिकल आया और एकदम चेंज इन डायरेक्शन हो गई। इससे ये पता चलता है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं है ना, मतलब एटम में पॉजिटिव चार्ज तो है और वो चार्ज बहुत कम जगह के अंदर है, वेरी स्मॉल वॉल्यूम। ऐसा क्यों? क्योंकि कुछ ने ही डिफ्लेक्शंस किए थे, अ स्मॉल फ्रैक्शन वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, मैक्सिमम तो पास थ्रू ही हुए थे ना, तो मैक्सिमम जगह तो खाली है। दूसरे पॉइंट से ये कंक्लूड हुआ कि भाई पॉजिटिव चार्ज तो है एटम में, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल तभी डिफ्लेक्ट हुआ होगा जब उसको रिपल्शन लगी होगी एक पॉजिटिव पार्टिकल से, ठीक है। और दूसरा, ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम जगह के अंदर भी है, ठीक है, ये बात है। तीसरा पॉइंट जो नोट करने वाला बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग था वो था अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। कहां से पास स्ट्रेट? मतलब नहीं, देखो, अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर रीबाउंड। मतलब मैम ये क्या चीज है? मतलब बेटा 20,000 में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो अगर यहां गया सामने से वो 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया, ठीक है। इसका कितना रेट था? 20,000 अल्फा पार्टिकल्स में से एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो बाउंस बैक हो गया, यानी डिफ्लेक्ट हो गया 180 डिग्री से। ये बहुत खतरनाक ये बात है। क्यों? क्योंकि अल्फा पार्टिकल एक प्रोटॉन से 4 गुना ज्यादा हैवी है। तो अगर इस अल्फा पार्टिकल को किसी ने बाउंस बैक करा दिया, मतलब पूरा ही 180 डिग्री से भेज दिया, तो सोचो ये पॉजिटिव पार्टिकल कितना हैवी होगा भाई, है ना। तो इन्होंने बोला कि भाई ऐसा है, दिमाग खराब हो गया, जितना एटम का मास है ना वो इसी पॉजिटिव बॉडी के अंदर है। ये पॉजिटिव बॉडी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था ऑब्जर्वेशन के लिए। इसी पॉइंट से इनफैक्ट इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी भाई, इन बातों से, कि ये जो पॉजिटिव सेंटर है, पॉजिटिव चार्ज है, हैवी है, डेंस है, सेंटर में लोकेटेड है, और एटम का मैक्सिमम मास जो है, ओवरऑल पूरा मास एटम का इसी के अंदर सिचुएटेड है, इसी में लोकेटेड है। तो ये पॉइंट था, ठीक है। तो ये इट्स वेरी मच लाइक, अगर तुमने है ना एवेंजर्स देखी है, एंड गेम जब देखते हो
तो उसमें आपने वो सीन देखा होगा कि जब थैनोस को है ना वो मारने की कोशिश करता है, तो आयरन मैन को जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो इशारा करता है ना, कि भाई ऐसा है थैनोस से हम इतने सारे चांसेस में एक ही बार जीत सकते हैं उससे हम, है ना। तो ये तो फिर भी वो तो चलो बहुत ज्यादा ही रेयरेस्ट केस था। यहाँ पे भी रीबाउंड होने वाला पार्टिकल एक है 20,000 में से। तो ऐसे नहीं कि हर पार्टिकल रीबाउंड होता फिर रहा है ना, नहीं, 20,000 में से एक ही अल्फा पार्टिकल जो हेड ऑन कोलिजन करते हुए बिल्कुल सामने से आया वो रीबाउंड हो गया, वो 180 डिग्री से वापस गया, ठीक है, बाउंस बैक हो गया। तो लाइक दैट वी कैन सी दैट। चलो भाई, तो ऑब्जर्वेशंस देख लो, 3 हमने ऑब्जर्वेशंस जो देखे थे ये रहे, है ना। इनके कंक्लूजन देखो, तो पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इसका कंक्लूजन था मैक्सिमम स्पेस एटम में खाली है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि भाई एक स्मॉल फ्रैक्शन अल्फा पार्टिकल का डिफ्लेक्ट हो गया, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो है पॉजिटिव कहीं तो, और बहुत कम जगह में है वो, ताकि उससे जो है डिफ्लेक्शंस हो गए, है ना। कैसे डिफ्लेक्शन हुए होंगे समझ गए ना, जैसे अगर तुम थोड़ी दूर से भी पार्टिकल जा रहा है तो यहाँ भी उसको रिपल्शन लगेगा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट कि 20,000 में से एक रीबाउंड हो गया, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द मास एटम का डेंसली कॉन्सेंट्रेटेड है, बहुत थोड़ी सी जगह में, वो बहुत हार्ड बॉडी है, वो न्यूक्लियस है। इन्होंने साइज के बारे में बात की थी कि अगर तुम इमेजिन करो तो क्रिकेट स्टेडियम, अगर तुम क्रिकेट स्टेडियम को एटम मानो और उस क्रिकेट बॉल को अगर सेंटर ऑफ स्टेडियम में रख दो, ये साइज डिफरेंस है एक एटम का न्यूक्लियस से, है ना। तो वो जो तुम्हारी क्रिकेट बॉल है वो न्यूक्लियस है, और जो तुम्हारा स्टेडियम है अगर वो एटम है, तो इतना डिफरेंस है कि मतलब ये पॉइंट तुम्हें ध्यान रखना होता है। रेडियस जो एटम की है वो अराउंड 10⁻⁻10 मीटर की है ना, और न्यूक्लियस 10⁻⁻15 मीटर तक अप्रोक्सीमेटली साइज डिफरेंस है, ठीक है, ओके। अब रदरफोर्ड ने ये सारी बातों पे अपना एक मॉडल भी इंट्रोड्यूस किया, है ना, जिसको रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल बुलाते हैं। इन्होंने कुछ बातें कही इसमें साफ साफ, कहते पॉजिटिव चार्ज और मोस्ट ऑफ द मास जो है ये इसी सेंटर डेंस बॉडी में है, जिसे न्यूक्लियस कहा इन्होंने, ठीक है। इन्होंने एटम का स्ट्रक्चर बताया, इन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो है भाई वो सराउंडेड है इलेक्ट्रॉन से दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद अ हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ, जैसे सोलर सिस्टम में चल रही है चीजें ऐसे ही, ठीक है। फिर लास्ट चीज कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस जो है ये आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन से बंधे हुए हैं, कि न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन आसपास चक्कर लगा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को पकड़ के रख रहा है, तो देयर इज सम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग ऑन देम, ठीक है। बढ़िया था, ये बढ़िया मॉडल था, है ना, बट इसके भी लिमिटेशंस निकल गए। अब लिमिटेशन क्या हुआ, मैक्सवेल आई, ठीक है। मैक्सवेल उस वक्त में क्या थे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पे काम कर रहे थे। तो अगर आप ध्यान से देखो, उन्होंने कहा इन्होंने क्या बोला, मैक्सवेल ने कहा कि भाई देख, तुम ये कहते हो कि ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, कहा, ठीक है। उन्होंने कहा कि मेरा एक ही बात है यार जो मुझे खटक रही है रदरफोर्ड, और तू मुझे उसका सॉल्यूशन दे दे, ठीक है। तो रदरफोर्ड ने पूछा कि क्या बात है, तो इन्होंने कहा मैक्सवेल ने कि यार मेरे दिमाग में ना एक डाउट आ रहा है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड सर्कुलर मोशन में चक्कर लगा रहा है, तो क्या वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं करेगा? बोलो, करेगा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, क्योंकि अगर तुम खुद देखो कि भाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे, सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर पॉइंट पे बदलती है, isn't it? देखो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, यहाँ पे आएगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये हो जाएगी, यहाँ होगा डायरेक्शन ये है, भाई हर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन बदल रही है, एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस हो रहा है। अब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एनर्जी लूज हो रही है, तो इन्होंने कहा कि भाई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है तो एनर्जी का तो लॉस हो रहा है, एनर्जी तो लूज हो रही है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हर चक्कर के साथ एनर्जी लूज करता जा रहा है, तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्पाइरली घूम घूम के न्यूक्लियस में बॉम्बार्ड कर जाए? होगा, है ना। रदरफोर्ड ने सोचा हाँ भाई बात तो है, अब मेरे पास कोई जवाब नहीं है इसका, तो उन्होंने यही कहा कि भाई ऐसा है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर ही गिर गया, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का काम है ना, तो एटम स्टेबल ही नहीं है। पर हम तो सारी दुनिया, सारा जमाना जानता है कि मैटर एग्जिस्ट करता है, एटम स्टेबल है ना। तो ये कॉन्सेप्ट जो था स्टेबिलिटी का,
एटम की, वो समझा नहीं पाए थे। इट इज वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक, ठीक है, रदरफोर्ड का। इसके अलावा भी काफी चीजें थी, इन्होंने कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में कुछ भी नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट, इलेक्ट्रॉन्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होता है, नहीं बताया। हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम, ये क्या है हम आगे पढ़ेंगे 11th का जब चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, वी विल डिस्कस दैट कि क्या है, दैट वी वुड बी स्टडिंग, है ना। अच्छा, तो अब ये सारी बातें जो थी इन्होंने नहीं बताई, तो कुछ क्वेश्चन करो। एक देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन वाज नॉट करेक्ट ड्यूरिंग रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में कौन सी बात सही नहीं थी? मोस्ट अल्फा पार्टिकल पास्ड थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, ये तो सही है ना, मोस्ट अल्फा पार्टिकल एज इट इज निकल गए। फिर कहते हैं स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल वाज डिफ्लेक्टेड, ये भी सही है। A large number of alpha particles were bounced back, नहीं, very few, 20,000 में से एक, a very few alpha particle, हाँ इसे, है ना, तो C जो है that's the wrong statement, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। ये देखो, Rutherford's experiment on scattering of particles showed for the first time that atom has, तो उन्होंने बेसिकली इसकी डिस्कवरी की थी न्यूक्लियस की, बाकी सारे तो डिस्कवरीज हम देख चुके हैं, isn't it? ओके, चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को समझ लेते हैं। तो स्पेक्ट्रम क्या है, प्लीज ध्यान देना बेटा। स्पेक्ट्रम क्या है? बेसिकली किसी चीज के सीक्वेंशियल अरेंजमेंट को, जैसे रेडिएशन के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जो भी रेडिएशंस होती हैं, अगर हम उसको मान लो एक अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ में अगर हम उसको लगा दें, है ना, एक ऑर्डर ऑफ उनके वेवलेंथ के अंदर हम अरेंज कर दें, तो वो स्पेक्ट्रम बन जाता है। बहुत सिंपल सी चीज है, अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ, है ना, ये समझो। तो अगर तुम ध्यान दो, इसको कट कर दो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक को, तो तुमने हमेशा कभी ना कभी किसी ना किसी रेडिएशन के आपने इंटरैक्शन में आते हो, है ना, आपने सुना भी होगा, भले ही वो टीवी है, वाईफाई है, टीवी का रिमोट है ना, कुछ भी है, एक्सरे मशीन्स हैं, है ना, चेकअप्स के लिए जाते हैं, तो रेडिएशन हमने हमेशा देखा है। अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं। अच्छा, होता क्या है इन रेडिएशंस के अंदर, जैसे मान लो कभी आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम ऑसिलेट करा दें, एक चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऑसिलेट करा दें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, रेडिएशंस एमिट करेगा, ठीक है। इन्हीं को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बुलाते हैं, राइट। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में खास बात ये होती है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, वो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो आप देखो इसे कि भाई जब भी हम एक एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल है, इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, मतलब जिस डायरेक्शन में वो वेव है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है ना वेव का, अच्छा ये अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट दिखा रही हूं ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अगर ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट ऐसे होगा इस प्लेन में, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और परपेंडिकुलर होगी वेव, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स होती हैं, इनकी एक और खास बात होती है कि इनको कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है मूव करने के लिए, ठीक है। दे कैन मूव इन वैक्यूम, जैसे लाइट एक एग्जांपल है, सो इट वुड नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, है ना, टू ट्रैवल। बाकी खास डिस्कशंस, बड़े बड़े डिस्कशंस विल बी डूइंग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अभी क्योंकि ये एक बेसिक ब्रिज कोर्स है, तो मैं ज्यादा आपको डराना भी नहीं चाहती और ना ज्यादा बड़ा लेंदी चैप्टर हम रखना चाहते हैं, है ना। बहुत थोड़े थोड़े इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस करेंगे जो हमें आगे काम आएंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद देखो, ये अरेंजमेंट ऑफ वेवलेंथ हमने कर दिया, ये हमारा स्पेक्ट्रम बन गया, राइट, ओके। तो अगर हम इस स्पेक्ट्रम के अंदर ध्यान दें तो अलग अलग रेडिएशंस है जो हमें पता होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जो अगर आप नोटिस करो, लैम्डा 10⁸ ऑर्डर की है रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स की, तो लैम्डा मैक्सिमम है, ठीक है। और जहां लैम्डा मैक्सिमम है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी इनकी मिनिमम है, ठीक है। अच्छा, अब लैम्डा मैक्स, अब ये रेडियो वेव्स है, उसके बाद आगे चलो देखो, फिर आपके पास माइक्रोवेव्स आए, फिर इंफ्रारेड, फिर यहाँ विजिबल रीजन है। विजिबल कहां से कहां लाई करता है, 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर रफली विजिबल रीजन है, जिसमें अगर आप रेड कलर देखोगे
रेड कलर का लैम्डा मैक्सिमम होता है, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है, ठीक है। वायलेट कलर को अगर आप देखोगे तो इसका लैम्डा मिनिमम है और फ्रीक्वेंसी इसकी मैक्सिमम है ना। ये आपको पता होना चाहिए विबग्योर के अंदर मैक्सिमम लैम्डा कहाँ कौन से कलर का है, विजिबल रीजन में, है ना। जो रेड कलर है अपना 750 नैनोमीटर जो मैक्सिमम लैम्डा है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी है इस पे, ठीक है। फिर एक्स रेज, गामा रेज, ठीक है। तो गामा रेज पे अगर आप आओगे तो देखो इनका लैम्डा मिनिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, ठीक है। इसको याद रखने का ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हो। देखो रेडियो, कलर चेंज करते हैं, देखो याद करने की ट्रिक, रेडियो, मिर्ची, आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड, ठीक है। रेडियो, मिर्ची, आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड, मतलब कुछ और भी ध्यान है तो कर सकते हो भाई। विद रेडियो वेव्स हैविंग द मैक्सिमम लैम्डा, जैसे जैसे आप माइक्रो, इंफ्रारेड, है ना, फिर नीचे विजिबल भी है, यूवी, एक्स रेज, गामा रेज की तरफ आते हो, गामा में लैम्डा मिनिमम होता है, फ्रीक्वेंसी यहाँ मैक्सिमम होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम, ये फ्रीक्वेंसी लैम्डा क्या है मैम ये तो बताओ, तो ये भी करते हैं। किसी वेव की बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है, ठीक है। एक वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कुछ पॉइंट्स देख लो, जैसे वेव लेंथ होता है, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर और एम्पलीट्यूड। जैसे आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर मैं बताऊं, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, कुछ चीजें देखें, है ना, फिजिकल एट्रीब्यूट्स में, तो ऐसे ये हमारा एक वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पॉइंट्स है, नोटिस करना जरा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में, है ना, स्पेशली फिजिकल में आप ये टर्म्स यूज करेंगे। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है ये कर्सिव काइंड ऑफ वी, इसको न्यू प्रोनाउंस करते हैं, क्या न्यू प्रोनाउंस करते हैं, एन यू न्यू, ठीक है, न्यू प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ये बताता है कि कितनी वेव्स पास करती हैं एक पॉइंट से एक सेकंड में, एक पॉइंट से, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकंड इज व्हाट द फ्रीक्वेंसी इज, है ना। तो एक पॉइंट से एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करेंगी, तो कोई लो फ्रीक्वेंसी वेव है तो देखो एक पॉइंट से कम वेव्स पास करेंगी एक सेकंड में, यहाँ देखो ये हाई फ्रीक्वेंसी वेव है, ठीक है। अच्छा, इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, या सेकंड इनवर्स भी इसको लिख सकते हैं, सेकंड इनवर्स। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू पॉइंट इन 1 सेकंड, वो अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तो लैम्डा, वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होता है बेटा, ये लैम्डा जो है ना, लैम्डा से हम इसको दिखाते हैं, लैम्डा प्रोनाउंस करते हैं। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ। जैसे देखो यहाँ जाओ, ये हमारी एक वेव है, ठीक है। अच्छा, इस वेव में ये जो पीक पॉइंट्स है ना, इसको क्या बुलाते हैं, ये जो पीक ऊपर वाले पॉइंट है क्रेस्ट होता है, ये इसको क्या बुलाते हैं, ये क्रेस्ट होता है। और ये जो लोअर मिनिमा पे आते हैं इसे ट्रफ बुलाते हैं, ठीक है, ट्रफ बुलाते हैं। तो अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस ले लो, या फिर 2 कॉन्जिक्यूटिव, देखो एक इधर आएगा, या तो 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ का डिस्टेंस ले लो, इसे लैम्डा बुलाते हैं। देख लो इसे ध्यान से, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज व्हाट द लैम्डा, यानी वेवलेंथ इज। देखो 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट, ये क्रेस्ट या फिर ट्रफ का जो डिस्टेंस है, इसे ही लैम्डा वेवलेंथ बुलाते हैं। ऐसा यूनिट हम इसकी मीटर यूज करते हैं, वैसे हम छोटी यूनिट्स यूज करते हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, जैसे हम पिकोमीटर यूज करते हैं। एक पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर होता है, एक एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर होता है, एक नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर होता है, ठीक है। ओके, चलो वेव नंबर को कैसे दिखाते हैं, जैसे आपका फ्रीक्वेंसी था ना, उस पे ऊपर एक बार लगा दो, न्यू बार, ठीक है, न्यू बार। तो ये क्या बताता है, कितनी वेवलेंथ्स आती है पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ्स फॉल करती हैं, दैट इज वेव नंबर, ठीक है। तो ये जो होता है मैथमेटिकली, वेव नंबर जो लैम्डा है उसका रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, उसका रेसिप्रोकल होता है। क्लियर? सो मीटर इनवर्स, नैनोमीटर इनवर्स, इन सब में इसको हम एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। लैम्डा का बेसिकली रेसिप्रोकल जो बताएगा पर यूनिट लेंथ में कितनी वेवलेंथ आती है। ओके, नेक्स्ट देखो स्पीड जनरल है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वेव पर यूनिट टाइम में, है ना। यहाँ से ये एक्सप्रेशन होता है जिसपे जेई 2025 में वेरी सरप्राइजिंगली भाई एक सवाल आया, मुझे भी नहीं पता क्यों आया, खैर बट आया। जो स्पीड ऑफ लाइट है ये किसके बराबर है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ द वेव, ठीक है। तो मतलब यहां से कभी लैम्डा पूछे तो सी वेलोसिटी ऑफ लाइट
मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं। ओके, एंड वी नो दैट सी जो हमें यूज करना है ये कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो स्पीड ऑफ लाइट से ही ट्रैवल करते हैं, राइट। तो दैट इज दिस, वैक्यूम में जितने ईएम रेडिएशंस हैं वो इसी स्पीड से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एम्पलीट्यूड बहुत इंटरेस्टिंग है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, जैसे ये आपका वेव है, ठीक है, तो वेव का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है मीन पोजीशन से। ये देखो ये मीन पोजीशन है, तो इससे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है, इसे ही हम क्या बुलाते हैं, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज व्हाट द एम्पलीट्यूड इज, ठीक है। या ऐसे भी बुला लो हाइट ऑफ क्रेस्ट और ट्रफ, वो अपना एम्पलीट्यूड है, इसकी भी लेंथ की तरह ही होती है। क्लियर है। तो ये चीजें देख लो, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेव की, वेव लेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी कितनी वेव्स पास करती हैं एक पॉइंट से 1 सेकंड में, है ना, वो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। वेवलेंथ होता है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट या ट्रफ का डिस्टेंस वेव में। वेव नंबर होता है कितनी वेवलेंथ फॉल करती हैं 1 यूनिट लेंथ में। स्पीड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वेव पर यूनिट टाइम। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव फ्रॉम द मीन पोजीशन। क्लियर है। ओके, ये क्वेश्चन देखो, कहता है द वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर्स ऑफ एन ईएम रेडिएशन डज नॉट करस्पॉन्ड टू। अब ये सॉल्व करना पड़ेगा, बताओ। कहता है वेवलेंथ 400 नैनोमीटर की, अच्छा लैम्डा दे दिया 400 नैनोमीटर, तो इसी को सॉल्व करते हैं। देखो लैम्डा के लिए इसने एक वैल्यू दे रखी है, ये निकाल लेते हैं। अब तुम बताओ 400 नैनोमीटर है और एंगस्ट्रॉम में कितना बनेगा, बताओ। 400 नैनोमीटर है, अगर एंगस्ट्रॉम में लिखना है तो कितना बनेगा। देखो भाई इधर आओ, देखो 400 नैनोमीटर का मतलब 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर, है ना। और एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10 की पावर -10 मीटर होता है। तो मुझे एक बात बताओ, लैम्डा क्या बनना चाहिए, 400 इंटू 10 की पावर -9 है। मान लो मैं 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं एज अ थिंग, है ना, तो ये क्या बनेगा 400 अपॉन 10 की पावर -1 इंटू ये पूरा 10 की पावर -10 बन गया मीटर, है ना, या मीटर है। ये क्या बन गया, एंगस्ट्रॉम बन गया। तो ये कितना बनेगा 4000 एंगस्ट्रॉम नहीं बनेगा, बताओ भाई मुझे, बोलो 4000 एंगस्ट्रॉम बनेगा। इसने तो गलत कर दिया है, 40 कह रहा है, गलत है ये। फ्रीक्वेंसी ये सॉल्व करो, मतलब ये सही होगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना होगा बताओ। अब हमें पता है फ्रीक्वेंसी वुड बी सी अपॉन लैम्डा, वो कितना है 400 नैनोमीटर। तो निकालो हर्ट्ज में फ्रीक्वेंसी आएगी 7.5 इंटू 10⁻14 ही आएगा, है ना, सही है ये। ओके चलिए आगे चलो। वेव नंबर क्या होगा 1 अपॉन लैम्डा, है ना, वेव नंबर है 1 अपॉन लैम्डा, यही आएगा इफ यू सॉल्व दिस, है ना। 1/4.25 10 की पावर 9 जो 2. हाँ ठीक है ना। और वेलोसिटी तो हमें पता ही है ये होगा। क्लियर है, बाकी सब ठीक है बेटा, डी ही गलत है इफ यू पे अटेंशन। यस कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैव लेसर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट। इनमें से किस रेडिएशन की लेस वेवलेंथ है विजिबल लाइट से। अभी स्पेक्ट्रम पढ़ाया था, रेडियो मिर्ची, आई लव योर एक्स, GF, इससे तो तुम कभी नहीं भूलोगे, है ना। तो भाई देखो, यस बोलो। यूवी के लिए बेटा लेस वेवलेंथ होगा विजिबल से यूवी की, है ना। तो ऑर्डर कुछ ऐसा है, यूवी, विजिबल, IR, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है। एक क्वेश्चन देखोगे, ये सवाल पता है कब आया है, पूछोगे मैम ये सवाल कब आया है, भाई ये मत पूछो मुझसे, ये सवाल JEE 2025 में आया है 8 अप्रैल। समझो तुम इस सेशन को अटेंड करने के बाद, तुम मतलब पूरा सेशन भी नहीं अटेंड किया अभी तुमने, तो दौरान इस सेशन के दौरान ही तुम एक JEE मेंस 2025 का सवाल जो 8 अप्रैल को आया वो कर पा रहे हो। तो सोचो आगे जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो हम किस लेवल पे पहुंचेंगे, है ना। तो क्वेश्चन सॉल्व करिए। कहते हैं हाइपोथेटिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसको यहाँ दिखाया गया है। कहता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज, फ्रीक्वेंसी वेव की कितनी है बेसिकली। अच्छा बहुत मजे की बात इसने बताई है, कहता है कि देख इस वेव में ये जो डिस्टेंस है ना यहां से लेके यहां तक, ये 1.5 पिकोमीटर है। तो मुझे एक बात बताओ भाई, ये डिस्टेंस ये भी 1.5 पिकोमीटर होगा, है ना। अच्छा
यहां तक ये डिस्टेंस भी 1.5 पिकोमीटर है ना, और भाई ये भी यहां तक भी डिस्टेंस 1.5 पिकोमीटर है। इसका मतलब कि तुम्हें दो कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट का डिस्टेंस मिल गया जो लैम्डा होता है, और जो कितना है 1.5 को 4 टाइम्स कर दे, 1 2 3 4, यानी यस 6 पिकोमीटर है। बोलो भाई 6 पिकोमीटर होगा ना, बोलो हाँ। अब इसने फ्रीक्वेंसी पूछा है, तो फ्रीक्वेंसी हम जानते हैं c अपॉन लैम्डा होता है, तो c क्या है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, अपॉन लैम्डा क्या है, हमें मिल गया 6 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर। तो अब तुम अपना आंसर निकाल के बता दो। यस हाँ जी, ये कितना होगा 3 1 जा 3 2 जा, है ना, 0.5 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻12, हाँ जी ठीक है, जो कितना है 0.5 इंटू 10⁻20, है ना, ये किसमें है सेकेंड इनवर्स, जो कि हर्ट्ज होगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, बोलो यस लिख सकती हूँ 5 इंटू 10⁻19 हर्ट्ज, बोलो। तो आंसर 5 नहीं होगा क्या, बोलो आंसर इज 5। तो इतना सिंपल था, तुम्हें सिर्फ यहां से एक लैम्डा निकालना था, जो डेफिनेशन अगर कैरेक्टरिस्टिक्स वेव की पता होती तो एक क्वेश्चन आप कर सकते थे, इजंट इट? तो दैट वाज इंटरेस्टिंग, राइट। अरे मैम एक और, तो जेई मेन 2025 का सिर्फ एक सवाल नहीं, दूसरा सवाल भी कर पा रहे हो तुम इस सेशन के बाद। सोचो, कह रहा है वेव नंबर ऑफ अ रेडिएशन हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम। वेव नंबर पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है, हैविंग 5800 एंगस्ट्रॉम लैम्डा। तो लैम्डा आपको दिया है 5800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, वैल्यू ऑफ एक्स इज, तो हम क्या करेंगे, वेव नंबर क्या होता है 1 अपॉन लैम्डा होता है। ये क्वेश्चन सच में आया है क्या मैम, आप मजाक कर रहे हैं? भाई मैं तो मजाक नहीं कर रही, ये क्वेश्चन आना नहीं चाहिए बट आया है ना। अब आया है तो क्या ही कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा, इजंट इट? सॉल्व करो इसे। हाँ जी, सॉल्व करना है आपको, बस वेव नंबर पूछा था, तो 1 अपॉन लैम्डा, तो 1 अपॉन 5800 एंगस्ट्रॉम है। तो टू सिंप्लीफाई दिस, आंसर चेक कर लेना कितना आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज कमिंग आउट टू बी 1.724 इंटू 10⁻4, जिसको हम 1724 लिख सकते हैं, एक्स की वैल्यू में 1724, ठीक है। अच्छा, आंसर किसमें पूछा था ये भी देख लो, सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा ये मीटर है, इसको सॉल्व करोगे तो मीटर इनवर्स में आएगा, इसने सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है तो 10⁻⁻8 ले लेना यहाँ, ठीक है। सेंटीमीटर इनवर्स में क्या बनेगा, है ना, ये नोटिस कर लेना, सेंटीमीटर इनवर्स में पूछा है कि मीटर में, उसके हिसाब से हम आगे कैलकुलेशंस करेंगे। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, चलिए हाँ ये सॉल्व किया था हमने, देखो ये आंसर आया, ओके। चलो अब एक टॉपिक, छोटू सा टॉपिक करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मैम ये क्या आप पढ़ा रहे हो, आज ही पढ़ा रहे हो क्या पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर? नहीं, थोड़ी बहुत चीजें, ताकि आगे तुम्हें बहुत अचंभा ना लगे, है ना, चैप्टर करेंगे वो करें। बोर्स मॉडल के लिए अगर तुम सोच रहे हो वो कहाँ गया मैम बोर्स मॉडल, तो वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करेंगे। तो बोर्स ने जो बोर थे उन्होंने अपने मॉडल में एक्चुअली इसको यूज किया था, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को, है ना। तो इसीलिए वी विल फर्स्ट स्टडी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, उसके बाद ही हम अपने बोर्स मॉडल पे जाएंगे, ठीक है। ओके तो प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, जो प्लैंक थे, है ना, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनके पास पार्टिकल नेचर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के पास भैया ऐसा है, पार्टिकल नेचर होता है। कैसे, हमने कहा, उन्होंने कहा जो तुम रेडिएशन देखते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, रेडिएशन में तुम्हें क्या लगता है, वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कभी रेडिएशन अगर तुम देखते हो तो उसमें क्या एनर्जी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में फ्लो करती है? तुम खुद सोच के बताओ। तुम लगा हाँ मैम हमें तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में ही फील होता है ना, बट इन्होंने कहा नहीं, जो आपके रेडिएशंस होते हैं दे डू नॉट ट्रैवल इन कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब कॉन्टिन्यूअस एनर्जी की फॉर्म में ना आकर के ये जो रेडिएशंस हैं हमारे, ये किस फॉर्म में आते हैं, एनर्जी इसमें पैकेट्स ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी के ना छोटे छोटे पैकेट बने हुए हैं भाई, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको
जिनके रूप में ये जो एनर्जी है रेडिएशन में ट्रैवल करता है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। क्या है? पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है पैकेट ऑफ एनर्जी, ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इसे क्वांटम बुलाया है ना इन्होंने कहा। ये तो भाई जो छोटा सा पार्टिकल है क्वांटम है। बहुत सारे पार्टिकल्स को क्वांटा आप बुला सकते हो, ठीक है। और जो अगर लाइट, अगर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, अगर हम लाइट की बात कर रहे हैं तो लाइट में जो पार्टिकल होता है उसे फोटोन बुलाते हैं। लाइट में जो छोटे छोटे पार्टिकल, मतलब छोटा छोटा पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसको हम फोटोन बुलाते हैं, ठीक है। तो प्लैंक्स ने कहा कि चलो भाई एनर्जी रेडिएशन में कॉन्टिन्यूस फॉर्म में ना के छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी में आता है, दे हैव पार्टिकल नेचर। तो हमने पूछा अच्छा तो एनर्जी बताइए कैसे लिखी जाती है इसकी, है ना। तो इन्होंने कहा हाँ, इस रेडिएशन की एनर्जी जो है वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने प्लैंक्स थे तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के अपना ही कांस्टेंट लगाया h, जिसे प्लैंक्स कांस्टेंट बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बेटा इस h को? हम प्लैंक्स कांस्टेंट बुलाते हैं। किसके बराबर है इसकी वैल्यू? लिख सकता है कोई बच्चा? लिखो 6.634 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, या फिर 6.626 भी आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन आपको मिल सकता है। 6.626 लिखना है तो वैसे कर लो, मेनली 6.6 से ही कैलकुलेशंस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड कि ये प्लैंक्स कांस्टेंट बराबर होता है, ठीक है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि मैम फ्रीक्वेंसी तो c/λ है, तो क्या मैम इस एनर्जी को मैं ये लिख दूं hc/λ? बिल्कुल लिख सकते हो। अच्छा, ये जो E = hν है ये एक फोटोन की एनर्जी है। तो अगर जो लाइट है ना, लाइट में छोटे छोटे पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो है वो फोटोन है। तो इन्होंने कहा एक फोटोन की जो एनर्जी है वो hν है। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स है, मान लो अगर मैंने बोला n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स, n अगर नंबर ऑफ फोटोन्स है बेटा तो ये एनर्जी बनेगी nhν के बराबर। E = nhν, ठीक है। n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स तो एनर्जी क्या है? nhν के बराबर, ठीक है। या फिर एनर्जी nhc/λ, ठीक है। क्या बात सही है? अब कैलकुलेशंस में देखो h और c तो कांस्टेंट है, तो h और c को बार बार क्यों सॉल्व करना, याद कर लो। देखो h की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड है ना। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ 19.89 आएगा। 19.89 इंटू 10⁻⁻26 मीटर, ये देखो सेकेंड से सेकेंड कर गया जूल मीटर, ठीक है। ओके चलो, अब इसको कैसे लिख सकते हैं? 19.29 को अप्रोक्सीमेट कर दो 20 इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर, ठीक है। अब इसको 2 इंटू 10⁻⁻25 लिख दो। तो आगे जब भी hc को यूज करेंगे तो हम इसी वैल्यू को यूज करेंगे डायरेक्ट। इससे हमारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने में टाइम सेव लगेगा, है ना, टाइम आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, इसी स्क्रीन पे पूरा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी खत्म कर लेंगे तो ठीक है, ये समझ में आया मैम। तो एक और चीज देखो, कभी अगर एनर्जी तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी हो, है ना, एक यूनिट है, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी निकाले या तो जूल्स में है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और लैम्डा जो है आपको एंगस्ट्रॉम में दे रखा हो तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा है और एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना चाहते हो, जल्दी से कमेंट कर दो अभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का रिलेशन क्या है। अभी की अभी कमेंट करेगा हर वो बच्चा जो सेशन को सीरियसली लेता है, जिसने पूरे ब्रिज कोर्स को ईमानदारी से पढ़ा है और जो जेई के लिए डेडिकेटेडली प्रिपेयर कर रहा है, दे विल हैव टू डू दिस। ओके, सो मेक द कमेंट कि यस मैम, हाँ, रिलेशन इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में, है ना, एनर्जी का क्या है, ठीक है। ओके, हाँ चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखना है, राइट। चलो, वैसे सारी चीजें स्लाइड पे आपको मिल जाएंगी, बट एक समरी स्लाइड हो गया एक तरह से, काइंड ऑफ नोट्स पूरे करने हैं तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। वैसे तो यहाँ पे रिलेशन है, देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल्स के बराबर है, बट मैं आपको चाहती हूँ आप लोग खुद से कॉमेंट करिए, ठीक है। चलो, तो इन्होंने हाँ ये कहा कि भाई देखो, जो टोटल एनर्जी है किसी रेडिएशन की, दैट विल बी इक्वल टू कितने फोटोन्स हैं,
n नंबर ऑफ फोटोन्स और n इज द नंबर ऑफ फोटोन्स और एक फोटोन की एनर्जी, तो टोटल एनर्जी रेडिएशन की n h न्यू के बराबर है, जहां पे n आपके नंबर ऑफ फोटोन्स है। और पहली बार बेटा यहीं पे क्वांटाइजेशन जो था वो इंट्रोड्यूस हुआ था। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, वैसे बोर मॉडल में ये आएगा। क्वांटाइजेशन होता है किसी फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल, है ना। तो अगर आप देखो इससे एक्सप्रेशन से पता चला एनर्जी रेडिएशन की क्वांटाइज्ड है, मतलब हर बार जो एनर्जी है वो h न्यू का मल्टीपल ही निकल करके आएगा, तो किसी फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल ही क्वांटाइजेशन होता है। तो एक्चुअली क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो हम आगे जब 11th क्लास प्रॉपर्ली स्टार्ट करेंगे उधर इसको डिटेल से चर्चाएं करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, कहता है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन इन टर्म्स ऑफ 10⁻⁻⁷ मीटर व्हिच हैज एनर्जी इक्वल टू 5 × 10⁻⁹ जूल। अब हम जानते हैं एनर्जी अपना hc/λ है, हमें लैम्डा निकालने को बोल रहा है, तो h और c को मैंने लिखवाया था 2 × 10⁻25 जूल मीटर, है ना। अच्छा ठीक है, और एनर्जी कितना है हमारे पास 5 × 10⁻⁻19 जूल्स। अरे अरे तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया मैम, बोलो भाई सॉल्व कर दो इसे, सॉल्व कर दो इस सवाल को जल्दी से, क्या आंसर आएगा बोलो। यस 10⁻⁷ के ऑर्डर में लिखना है, तो मतलब 4 होगा, है ना, 0.4 आएगा यहाँ से, इसको फर्दर 4 × 10⁻⁷ मीटर सिंप्लीफाई करेंगे, तो आंसर शुड कम आउट टू बी 4। आंसर चेक कर लो, सबको 4 आ रहा है आंसर? हाँ जी, ओके 4। हाँ wavelength of a photon having an energy of 2 electron volt will be। फोटोन की वेवलेंथ क्या होगी जिसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बोलो भाई। यस ट्राई करोगे क्वेश्चन को, ये बहुत सिंपल सा है, कर सकते हो, इसे होमवर्क में दे रही हूँ मैं, क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन, बहुत सिंपल है, सॉल्व कर लेना इसे। चलो सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे वरना। अब हम बात करते हैं बोर्स मॉडल को, बोर्स मॉडल की बात करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बोर ने बोला, अब याद करो रदरफोर्ड का जो मेन लिमिटेशन था, जो प्लैंक्स ने आगे क्वेश्चन, नॉट प्लैंक्स, मैक्सवेल ने आगे जो सवाल उठाया कि भैया जो मैं समझ नहीं पा रहा इलेक्ट्रॉन घूम कैसे रहा है बिना न्यूक्लियस में कूदे गिरे, है ना। तो बोर ने इसका सोल्यूशन निकाला। बोर ने बहुत मजेदार बातें करी, जल्दी सिर्फ पोस्टुलेट्स देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल। बोर्स मॉडल इज एक्चुअली थोड़ा सा, है ना, काफी चीजें बात करता है, अपार्ट फ्रॉम जो आपने 9th में पढ़ा था उससे बहुत आगे की चीजें बोर्स मॉडल में आती हैं, जो हम अपने चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, बट पोस्टुलेट्स जरूर देखेंगे अभी, ठीक है। तो बोर ने अपने मॉडल में ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है एटम में वो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता है एक ऐसे पाथ में जिसका फिक्स्ड रेडियस और फिक्स्ड एनर्जी होती है। तो इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में घूमता है। वो जो सर्कुलर पाथ है वो एक फिक्स्ड न्यूक्लियस से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होता है और फिक्स्ड एनर्जी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर इस पाथ में, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में घूमना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसको एक फिक्स्ड एक अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली ये कहा कि एक एटम के अंदर डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ही अलाउड है, कोई भी रैंडमली कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगा सकता, है ना। न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम सकता है तो सिर्फ एक फिक्स्ड एनर्जी, एक फिक्स्ड डिस्टेंस के सर्कुलर पाथ में। जब तक इलेक्ट्रॉन उस सर्कुलर पाथ में घूमेगा उसकी एनर्जी लूज नहीं होगी, है ना, वो सेम फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के साथ उसमें घूमता रहेगा। ये सिंपल पॉइंट था, है ना, कि भाई इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिसके एक फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड डिस्टेंस पे वो रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन बेसिकली वो सर्कुलर पाथ, और उसके लिए एक पर्टिकुलर एनर्जी होगी जो इलेक्ट्रॉन को रखनी होगी अगर वो उसमें घूमना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात इन्होंने कहा कि भाई देखो न्यूक्लियस के अंदर बिना गिरे इलेक्ट्रॉन कैसे घूम पा रहा है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है उस पे दो तरीके की फोर्सेस एक्ट करती हैं। वो कौन सी? पहली होती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है मैथमेटिकली mv²/r, ठीक है, ओके। उन्होंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और जो इलेक्ट्रॉन पे लगने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां से आई है? जो न्यूक्लियस उस
पे लगा रहा है ना, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की जो ऑपोजिट चार्जेस की फोर्स है एक्चुअली वो बराबर है। कौन कौन? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग, वो दोनों बराबर हैं, दे बोथ आर इक्वल, दैट्स हाउ इलेक्ट्रॉन इज बैलेंस्ड इन दैट मोशन, है ना। अब तुम कहोगे मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सिंपल फॉर्मूला लिखवा रही हूँ, डिटेल में अगेन हम वहां डिस्कस करेंगे चैप्टर में। Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, K कांस्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे Q1 है मान लो चार्ज इलेक्ट्रॉन का, जो मैंने E ले लिया, ठीक है। अच्छा Q2 मान लो न्यूक्लियस का चार्ज। अब न्यूक्लियस में चार्ज कितना है न्यूक्लियस पे? जितने प्रोटॉन्स हैं उसमें, और प्रोटॉन्स कितने होते हैं? एटॉमिक नंबर के बराबर, है ना। तो टोटल प्रोटॉन देखो कितने, मान लो Z है और एक प्रोटॉन का चार्ज E है, तो Q1 मैंने ले लिया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो E है, और मैंने ले लिया ये Q2 चार्ज ऑन प्रोटॉन, चार्ज ऑन न्यूक्लियस बेसिकली, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज कितना है? Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन, ZE, ठीक है। तो यहां से कितना बनेगा? K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बनी, है ना। तो मैथमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इलेक्ट्रॉन पे लग रही है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स K ZE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, ये बराबर है, ये बराबर है, ठीक है। mv स्क्वायर अपॉन आर और k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, मतलब k z स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है, कक्षा 9 में नहीं पढ़ते तुम इसे, है ना। इसको अभी तुमने नया पढ़ा होगा और आगे इसका यूज बहुत होगा डेरिवेशंस में, ठीक है। अच्छा दूसरा, ये सेकंड पोस्टुलेट था तुम्हारा, ठीक है। एक तीसरा देखो, इन्होंने कहा कि कोई भी ऑर्बिट एटम के अंदर अलाउड नहीं होता है। बोर्ड ने बोला भैया ऐसा है, किसी भी रैंडम ऑर्बिट में नहीं इलेक्ट्रॉन घूमना शुरू करता, सिर्फ वही ऑर्बिट अलाउड है एटम में जिनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, मतलब जिनका एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली mvr इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, यानी कि वही, सुनो, यानी वही ऑर्बिट अलाउड है एटम में जिसका एंगुलर मोमेंटम जो है mvr ये h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है, h अपॉन 2π का इंटीग्रल मल्टीपल है। तो क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड बताया था फिक्स्ड वैल्यू का मल्टीपल, तो हमेशा h अपॉन 2π का मल्टीपल ही होगा, तो वी कैन से दैट कि क्वांटाइज्ड है, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन दोज ऑर्बिट्स जिनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो इंटीग्रल मल्टीपल है h अपॉन 2π का, इसीलिए कोई भी रैंडम ऑर्बिट एटम में अलाउड नहीं होती है, कहीं पे भी रैंडमली इलेक्ट्रॉन नहीं घूमता है ना। फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स में फिक्स्ड डिस्टेंस पे उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर है। ये चीजें सारी बताई थी जो इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। तो ये एक ऐसा पोस्टुलेट है जो तुम्हें हमेशा ध्यान रखना है, ये जो n की वैल्यू है ये 1 2 3 एंड सो ऑन विल बी गोइंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स है, यू हैव टू नो देम एट एनी कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद ये 9th में भी पढ़ा होगा कि जब तक इलेक्ट्रॉन सेम सर्कुलर पाथ, सेम ऑर्बिट में घूमता है तब तक वो एनर्जी ना लूज करता है ना वो गेन करता है। जब एटम अपना ऑर्बिट चेंज करता है, जैसे एटम लो एनर्जी लेवल से मान लो हाई एनर्जी लेवल में गया एनर्जी को एब्सॉर्ब करके, तो ही उसकी एनर्जी चेंज होगी, या फिर अगर वो एनर्जी रिलीज करता है, हाई लेवल से इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी लेवल में आएगा तो एनर्जी रिलीज करके आएगा, तभी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में चेंज आएगा। तो एनर्जी एमिट होगा या एब्सॉर्ब होगा जब इलेक्ट्रॉन अपना स्टेशनरी स्टेट जो था उसे चेंज करेगा, है ना। तो अगर लो से हाई में जा रहा है तो एब्सॉर्ब करके जाएगा, हाई से लो लेवल में आ रहा है तो रिलीज करके आएगा एनर्जी, है ना। और इसको हम एनर्जी डिफरेंस को निकाल भी सकते हैं, एनर्जी ऑफ फोटोन E2 माइनस इवन हाई एनर्जी लेवल की एनर्जी माइनस लो एनर्जी लेवल की, ये सब चीजें हम बाद में करेंगे वैसे, ठीक है। अच्छा तो ये मेन मोटा मोटी अपने पोस्टुलेट से बोर बाबा के। ये क्वेश्चन बताओ, कहता है अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट इज, तो क्या होगा थर्ड ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2π, है ना। थर्ड ऑर्बिट है बेटा, n इज द ऑर्बिट नंबर ओनली, n इज इक्वल टू 3 है, तो 3h अपॉन 2π, 3h अपॉन 2π कितना बनेगा? 1.5 अपॉन, यस हाँ जी 1.5h अपॉन π, है ना, 1.5h अपॉन π बनेगा। सो C इज द करेक्ट आंसर, ओके।
ये देखो क्वेश्चन कहता है द डिफरेंस इन एंगुलर मोमेंटम एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन इन टू सक्सेसिव ऑर्बिट्स। दो सक्सेसिव ऑर्बिट्स में एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस क्या होता है? nh/2π है। तो अगर मान लो दूसरे ऑर्बिट में 2h/2π है, पहले में 1h/2π, तो डिफरेंस तो हमेशा h/2π ही आएगा, यस और नो, है ना? तो h/2π का डिफरेंस होगा। ओके ठीक है। अब ये लास्ट चीज देखो जो हम आगे पढ़ेंगे जब हमारा फॉर्मली चैप्टर स्टार्ट होएगा। तो बोर मॉडल से ना हमें बहुत सारी चीजें हमने डिराइव करके निकाली थी। बोर ने अपने मॉडल में इलेक्ट्रॉन को सिर्फ पार्टिकल ही माना था। उन्होंने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के सारी उसकी कैलकुलेशन कर दी कि इलेक्ट्रॉन कितने जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी रेडियस क्या है, किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या उसकी एनर्जी है ना, काइनेटिक पोटेंशियल, कैसे डिफरेंस निकालते हैं एनर्जी का। इवन ये सारी चीजें ऑन डिटेल बोर मॉडल ने हमें सॉल्व करके दी थी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल माना। और ये जो मॉडल है ये सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पर ही लगता है, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक, ये बात ध्यान रहे। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक है, जैसे हीलियम आयन, लिथियम 2+, सो ऑन, है ना, इन सब पे ही लगता है, एप्लीकेबल टू। बाकी मल्टी इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगता था। ठीक है, और इन्होंने इलेक्ट्रॉन को ना सिर्फ एक पार्टिकल माना, जबकि आगे फ्यूचर में जाके हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ड्यूअल नेचर रखती हैं, वेव और पार्टिकल, ठीक इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास भी वेव नेचर भी है पार्टिकल के साथ साथ, और ये आगे हम पढ़ते हैं पूरे चैप्टर में। तो ये सारे एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट है बोर्स मॉडल के। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है, क्वेश्चन मेनली आपको आना चाहिए, जैसे बोर्स मॉडल में रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n² के, है ना, जो उसका ऑर्बिट नंबर है, और इनवर्सली है z एटॉमिक नंबर। ठीक है, अच्छा ऐसे ही देखो ये वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है z, इनवर्सली है n के। याद कैसे रख सकते हो? ट्रिक, वजन, वजन याद रखना तो याद रहेगा। देखो वजन, वजन, है ना। अच्छा ये देखो इसको याद रखो, रन टू जी, रन टू जी, रन टू जी, रन RN2Z। बहुत स्टूपिड सा ट्रिक है, बट अभी तुम्हें शायद है ना पसंद आए, तुम अभी जस्ट 11th में आ रहे हो, तो ऐसे ध्यान रखना। ठीक है, हाँ ओके चलो इसको कैसे ध्यान रखेंगे? देखो एनर्जी इज -z²/n²। तो आप कर सकते इजी दो ना दो, इजी दो ना दो, ठीक है, लिखना चाहो लिख सकते हो। चलो एनीवे आगे हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, जब हम अपना ऑफिशियली चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो ये सारी चीजें हमें पढ़नी होंगी। मैं आपको एक क्वेश्चन देना चाहती हूँ होमवर्क के लिए, जो अभी जेईई एग्जाम में काफी बार वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, आई वॉन्ट यू गाइज टू गिव आंसर इन द कॉमेंट सेक्शन। तो मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन डाले हैं, ज्यादा नहीं, 2 ही सवाल हैं, इनको आपने सॉल्व करना है। तो दीज आर द होमवर्क डीपीपी। होमवर्क डीपीपी है यहाँ से जो शुरू होती है, ठीक है, जिसमें पहला एक ये सवाल है। होमवर्क डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चन नहीं, 2-3 सवाल ही है। दूसरा ये क्वेश्चन रखा है मैंने, ठीक है, डीपीपी में, और तीसरा एक ये क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और एक 4th क्वेश्चन है ये वाला। तो ये होमवर्क डीपीपी है, आप इनको जरूर सॉल्व करना, कमेंट करके बताना यस मैम इसका ब्रिज कोर्स भी हमने अटेंड कर लिया। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसकी आगे चीजें बेटा अभी तो इट्स द टिप ऑफ द आइसबर्ग, हमें बहुत आगे जाना है अभी। ठीक है, तो पूरा जो सेशन है इसको अच्छे से अटेंड कर लेना। कोई पार्ट मिस किया है सेशन को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताना आपको सेशन कैसा लगा, और कोई भी ब्रिज कोर्स मिस मत करना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी है ना। तो प्लीज अटेंड ऑल ऑफ देम, ताकि हम कंटिन्यू कर पाए आगे की चीजें। और फिर अब इसके बाद अगर आपने पूरा ब्रिज कोर्स लगा लिया तो कंग्रेचुलेशंस, यू गाइज आर रेडी टू स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफिशियल चैप्टर ऑफ योर जेईई सिलेबस। ठीक है, जो हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री है एनसीईआरटी में, तो हम वहां से आगे की चीजें स्टार्ट करेंगे, आपको बहुत आसान लगेंगी मोस्ट ऑफ द थिंग्स नाउ। ओके चलो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन, और इस सेशन को लाइक करना मत भूलना। एंड अभी जो मैंने सेशन कराया इसकी डीपीपी है ना, और जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से ही मिलेगा, सेशन नोट्स के अंदर ही आपको डीपीपी भी मिल जाएगा, जो होमवर्क डीपीपी है इसको सॉल्व कर लेना। ओके, दिस इज मी शिल्पी कौशिक साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।